बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के 8वें दिन के पहले लेक्चर के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। तमाम दोस्तों को आपको तमाम दोस्तों को ये भी याद होगा कि थ्रू आउट हमने आपसे गुफ्तगू वगैरह की। एडवोकेसी तो एक साइड के ऊपर, मगर आपको पॉइंट आउट ये भी किया गया कि चेंबर वर्क और अगर प्रॉपर्टीज़ और ये मामलात वगैरह लिटिगेशन के अंदर भी प्रॉपर्टी के मामलात आते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या टाइटल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसको तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ब्लैक आर्ट है, जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अंदाज़ किया जाता है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, उनकी क्या वक़्त होती है, क्या असर होता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और उनको समझना आज के दूसरा लेक्चर फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के बारे में, रेवेन्यू वगैरह डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आज के दोनों जो लेक्चर्स हैं, प्रॉबली अगर आप सब्सटैंशियल वकालत की बात करें तो इनको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आपके 90% की वकालत इसी नौइयत की होगी। और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैंने और पंजाब बार काउंसिल ने ये अप्रोप्रिएट समझा कि सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा जिन साहब को हमने अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्ट वगैरह करवानी हो तो रजू जिनकी तरफ हम करते हैं, हमारे दोस्त फैसल हनीफ साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, दूसरी जनरेशन के वकील हैं, हरफन मौला हैं, बहुत ज़बरदस्त शायर भी हैं, मगर इनका सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिशनर हैं, कानून का सारा इन्स एंड आउट जानते हैं। और ट्रांजैक्शनल वर्क के अंदर ख़ास तौर पर प्रॉपर्टीज़ का जो मामलात होते हैं, फैसल हनीफ साहब वो हैं, जैसे मैं आपको दोबारा दोहराऊंगा कि अगर मैंने अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी भी लेनी हो तो इनसे डिस्कस करके, इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा करनी हो तो इनसे डिस्कस करके करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान आज फैसल हनीफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ताख़ीर से आने की माजरत के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने भाई फैसल हनीफ साहब को कि वो यहाँ पे आएँ और प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करें। सर थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजार आपके मैं करता हूँ। जी हाँ, इसका मुझे इंतज़ार था। ये वो बात थी जो मैं कहता भी तो आपने आप सब डिजर्व करते हैं, इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। मैं कहता भी तो आपने यकीन नहीं करना था। तो ये एक प्रेजेंटेशन सी है, आपने देखा होगा, आपको भी पहुंची होगी, मे बी इट वाज शेयर इन द ग्रुप, तो वो ग्रुप में भी होगी और यहाँ भी कहीं पर भी वो उसका डिस्प्ले कहीं वक्त के साथ साथ होता रहेगा। एज मैक्स सेड, सबसे इम्पॉर्टेंट बात सब्सटैंशियल वकालत, एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड इट, बी इट सिविल और कमर्शियल और कॉर्पोरेट। इससे बाहर मामला जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इवन इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज आस्किंग यू दैट दिस प्रॉपर्टी इज अ कोलैटरल, और आपने इसको हमें बताना है कि हाउ टू ensure that on a rainy day ये हमारे काम आएगी। इन द केस ऑफ डिफॉल्ट इवन देन यही होगा। सो आपको ये देखना है कि आपके सामने ये जो प्रोपोजिशन सामने रखी जा रही है ये है क्या, और मोस्टली लोगों को इसके बारे में इतना इसलिए मालूम नहीं होगा कि उन्होंने ये ट्रांजैक्शन उस तरह से की नहीं होगी। यहाँ सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फॉरेन डिग्री के लोग तादाद क्या है। आई सी, एंड दे आर ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ऑल UCL बेस्ड और LGS also, LGS phase 5. I see. Fine, there is no harm. Conceptually there is nothing new in that. पहले से ज़रा सा देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअली ये है क्या, और चूँकि मेरे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी इस पर रिकॉर्ड हो चुके हैं, मैं खुद बोर हो जाता हूँ, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू चेंज इट अ बिट। ये जो आपके सामने ये चल रही है स्क्रीन पे, ये तो वही है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएँ जो पिछली दफ़ा नहीं हो सकी। सेकेंडली, कोई गुफ्तगू, कोई लेक्चर हरफ आखिर नहीं होता। लॉज हैं, ख़ास तौर पर फिस्कल लॉस का पार्ट इसमें आएगा, वो तब्दील होता रहता है। जो बात आज की जा रही है वो 30 जून के बाद शायद रेलेवेंट नहीं होगी, प्रॉबेबली आज के बाद भी हो सकता है ना हो। अभी हम बाहर निकले हैं, मालूम हो कि देयर इज अ नोटिफिकेशन और देयर इज अ चेंज इन द फी और देयर इज अ चेंज इन, तो वो सब खत्म हो जाता है। ये भी एक जहन में रखिएगा। तो जो गलती कोताही हो उसके लिए माफ़ी,
मुझे खुद ज़बानी तौर पर बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती। आप ज़रा कॉन्सेप्चुअली इसको लेकर चलने की कोशिश करें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के आपके और मेरे दरमियान एक लेक्चर की सूरत ना बने, मैं खुद उससे बोर हो जाता हूँ। किस ईयर में ये 5 years प्रोग्राम है ना लोकल में, किस ईयर में पढ़ाया जाता है ये प्रॉपर्टी का जो सारा सिलसिला है? विच सब्जेक्ट? तो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फाइन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ाया जाता है 3rd year, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 3rd year, 4th year, and what about registration and stamp act? फाइनल ईयर। अच्छा चलिए फाइन, इसका मतलब है एटलीस्ट यू हैव गॉन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ इट। व्हाट अबाउट लैंड लॉज एंड व्हाट अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें कहाँ पढ़ाया जा रहा है? फॉरेन डिग्री में 2nd year, किस नाम से? प्रॉपर्टी लॉ एंड ट्रस्ट एंड इक्विटी एवरी ईयर, ठीक होगा। ओपन बुक कितने लोगों ने दिया? फाइन। एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल में ओपन बुक हुआ था? लोकल में भी लोग ओपन बुक कर लेते हैं इम्तिहान के दौरान। एक्सटर्नल में इट वाज अलाउड फॉर इन लास्ट 2-3 years आफ्टर कोविड इट वाज अलाउड। तो अब मुझे मेरा ख्याल है अब दे आर गोइंग बैक टू द ट्रेडिशनल, वो अब शायद दोबारा वैसे हुआ करेगा। आई एम एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ ओपन बुक। एक्चुअली ओपन बुक ही असल पेपर होते हैं, बाकी तो फिर क्रैमिंग में आ जाता है। अब मैं आया हूं तो मेरे पास अगर ये बुक नहीं है एंड इफ आई एम नॉट रेफरिंग टू दिस, और कोई किसी का ये गुमान ख्याल है कि सिंस सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेट्स विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सिंस इट रिलेट्स टू दैट देयरफॉर ये मुझे सारा याद है, ना मुझे याद है, ना मुझे याद करने की ज़रूरत है, ना मेरा ये काम है। एज लॉयर्स वी रिलाई ऑन दीज बुक्स एंड हमेशा हमारे पास होती हैं। वी आर सपोज टू इंटरप्रेट देम, वी आर लॉयर्स। हम कोई कंप्यूटर का काम नहीं लेते अपने दिमाग से। दैट कैन बी, हाँ ये इतना मालूम है कि फ्रॉम वेयर आई कैन गेट इट, जो एस्टेब्लिश्ड बात है आपने भी सुनी होगी। A better lawyer or a good lawyer is not one who knows what law is. He's the one who knows from where I can get it. मालूम हो इतना कि भी कहाँ करके इसको होना चाहिए। And secondly, since it works like a web, तो इसीलिए मैंने 3-4 सब्जेक्ट्स का पूछा। If somebody is considering that since the name shows that it's a transfer of property act, it will resolve every problem related with transfer of property act, it's wrong actually. यस इसके साथ ही आपको बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहन में रखना पड़ेगा, आपको स्टैंप एक्ट देखना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट का मालूम होना होगा, आपको और 10 ऐसे लॉज जो हैं वो सामने आएंगे जो आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई तो किए हैं मगर आप उनकी बुनियाद को नहीं जानते। नाउ एज अ लॉ स्टूडेंट आप इतना कर्सरी नहीं गुजर सकते, सरसरी इस अंदाज को नहीं देखा जाएगा। अब एवरीथिंग, एवरी वर्ड जो इस कमरे में कहा जाएगा अब वो लॉ के एम्बिट से बाहर नहीं होगा। कोई लफ्ज लूज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई लफ्ज ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो डिफाइंड ना हो, जो पहले से जिसके मानी तयशुदा ना हो। किसी भी गुफ्तगू का बुनियादी असूल यह है कि उसके पैरामीटर्स पहले सेटल डाउन कर लिया जाए। यही चीज यहां पर भी इंप्लीमेंट की जाएगी। ये नहीं होगा कि हम उसके जेनरिक या डिक्शनरी या लिटरल मीनिंग्स पर ही रुक जाएंगे, सिर्फ मामला इससे आगे जाएगा। तो बिफोर दैट के मैं बिल्कुल ही ये प्रोविजंस पढ़ना शुरू करूं, आई वुड लाइक टू नो एक बिल्कुल सिंपल प्रोपोजिशन आपके सामने अगर रखी जाए एंड यू कैन टेक पोजीशंस। हमें जितना भी एहसास हुआ लॉ को सीखने में, उसमें ये मुझे आसानी रही या ये ख्याल रहा कि वन ऑफ द साइड्स, कोई एक साइड ली जाए और फिर देखा जाए कि इफ आई एम द वन हु इज परचेजिंग इट और आई एम द वन हु इज सेलिंग इट, आई एम द बायर और आई एम द सेलर, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए।
ये है एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग. एंड देन इफ यू आर अ लॉयर, अगेन द क्वेश्चन विल रिमेन द सेम. You are representing whom you are representing. Either you are from the buyer side or from the seller side. और आपको क्या क्या देख लिया जाना चाहिए, लॉ क्या कहता है, कॉमन सेंस क्या कहती है, और वो कॉमन सेंस कितनी लॉ के साथ मिली हुई है. दे डोंट रन पैरेलल टू ईच अदर एक्चुअली. ये बिल्कुल आपस में जाकर इंटरमिंगल होती हैं, कट करती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को. एक डेफिनेशन आपने सुनी होगी लॉ की, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस. आम आदमियों के लिए बनाया गया है, आम आदमियों को समझने के लिए है, डूज और डोंट्स हैं. आपके लिए बहरहाल ये इस तरह से रखा गया है बना के कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकें. एंड बिफोर डूइंग दैट ऑब्वियसली व्हाट यू नीड टू नो इज कि इसका वेब बनता कैसे है. ऑल द गेम जो है वो इसके वेब में है. कोई भी आदमी उठा के नाम से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देख सकता है, मगर देन उसको मालूम होना चाहिए कि इसके दीगर तकाजे क्या हैं. एंड देन प्रैक्टिकली उसको करना क्या है. यहाँ मैक ने बड़ी उम्दा बात की हुई है कि अब पढ़ तो लिया आपने, अब आपने देखना है हाउ टू अर्न मनी आउट ऑफ इट. पैसा कैसे कमाना है. मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करूँगा कि मैं इस पर हैरान होता हूँ कि डिग्री आपने ली, प्रोफेशन आपका है, ऑल 18+ है, नहीं मालूम ये मैक को ये ख्याल क्यों रहता है कि आप पैसे क्यों कमाएंगे या कैसे कमाएंगे. आई एम रियली सरप्राइज्ड. हमारी इस तरह की कोई मदद, इस तरह की कोई प्रेसिडेंट हमारे जहन में नहीं है. द ओनली वे टू लर्न वॉज कि किसी अच्छे उस्ताद के पास आप बैठ जाइए और वो वहाँ से सीना गज़ट में कुछ मिलता जाए और करता. इस तरह का फॉर्मल तरीक़ेकार से एक एक लफ्ज़ करके उंगली पकड़ कर चलाना, ये एक नई रिवायत. और फॉर मी इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग कि किसी ने यार ये भी कर दिया तो एहसान वाली बात है. एज सच किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है. योर ओन नाउ. प्रोफेशनल्स हैं, एक सतह पर तो भाई मुकाबले पर है, आपके दरमियान और हमारे दरमियान कंपटीशन हो रहा है. दिस इज द ओनली प्रोफेशन विच विल गिव यू अ चांस टू स्टैंड अगेंस्ट एनी लॉयर. उसका 50 साल का तजुर्बा हो या 30 साल का हो, आप पर किसी क्लाइंट ने अगर कॉन्फिडेंस कर लिया है एंड ही हैज गिवन यू पावर ऑफ अटर्नी, यू कैन स्टैंड अगेंस्ट एनीवन. कोर्ट में आप दोनों साथ खड़े हैं तो एक्चुअली तो आप कंपेटिटर्स हैं. उसमें ये गुमान के किसी को सिखा देना चाहिए अपने कंपेटिटर को, सिवाय सदका जारिया के, सिवाय इससे कि ये एक इंतहाई एहसन काम है, और क्या कहे कोई. तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. आपके ख्याल में एनीबॉडी हु वुड लाइक टू सी, यहाँ सब लोगों को कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करना पड़ेगा. आप कहाँ से देख रहे हैं? अपने सेल फोन से देख रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को, या और फ्रॉम योर स्क्रीन पर भी है? यू कैन यूज योर सेल फोन एज वेल. दोनों तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दिस वाज शेयर्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप. तो और ये बनाई भी भैया ने थी और बड़ी मेहनत से बनाई. मुझे इन चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा गैजेट्स का वो नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, तो मैं और तरह से इसको देखता हूँ. लेट्स स्टार्ट इट स्ट्रेट अवे. हाउ टू परचेज अ प्रॉपर्टी. सीधी सी बात है. एक आदमी पाकिस्तान में अगर इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लॉयर समबॉडी इज देयर एंड ही कम्स टू यू एंड ही सेज, सर आई वांट टू परचेज अ प्रॉपर्टी एंड आई नीड योर प्रोफेशनल सर्विसेज. बताइए इसको कैसे ख़रीदा जाए, क्योंकि आपके जहन में होगी पुरानी कहावत, जितनी भी लिटिगेशन होगी वो ज़र ज़मीन पर होगी. जो भी मामला होगा, इवन इफ द मनी लैंडर इज इन्वॉल्व, मामला इन दो के दरमियान रहेगा. तो somebody is there and he is a good person. Before doing that legal process, वो आपसे जानना चाहता है और उसका ये गुमान है कि you being the professional, you know it. आपको मालूम है कि किस तरह से प्रॉपर्टी परचेज कर ली जाए तो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी भी हो जाती हैं और इन फ्यूचर किसी किस्म का कोई इशू, लायबिलिटीज, राइट्स की डिवीजन, ये सब मुश्किल पेश नहीं आती.
प्रोसीजरली भी ठीक होता है, सब्सटेंटिवली भी ठीक होता है. This is the very at the face of it, it's a very simple question. It's a very normal position. Anybody will come up and say, जो आदमी सिविल का काम स्टार्ट कर रहा है, and I'll say it again, corporate is just a branch of civil. ये जो एक गुमान लोगों के यहाँ आ गया है कि corporate is something different or is altogether a different field. I'm sorry, it is not. It is just a branch of civil law. सिविल लॉ के बगैर आप आगे नहीं जा सकेंगे. उसकी एक मिसाल ये है जो मैंने अर्ज किया. Somebody is interested and he has approached you and he is asking, sir, I want to purchase the property, can you please help me? बताइए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए आपके ज़हन में. लेट्स टॉक अबाउट इट. यस सर. बड़ी माकूल बात की आपने. मगर हम अब देखिए ये अब देखिए, अब जब सवालात शुरू होंगे ना तो इस तरह की बातों से सवाल शुरू होंगे. अब आहिस्ता आहिस्ता जब चलेंगे, मैंने आप जैसे अर्ज किया, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस. एक सीधा क्वेश्चन कॉमन सेंस का होगा, और जब आप लॉ पढ़ेंगे तो बहुत हद तक हैरान रहेंगे कि लॉ में ये बात ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी, किसी बुक में ये बात लिखी होगी. सबसे पहले it's like an introduction, it's like shaking hands with each other. सबसे पहले तो ये बात होगी कौन किससे बात कर रहा है. इसी ज़िमन में जरा देखते जाइएगा कि जब आप एग्रीमेंट बना रहे होते हैं, और अभी आपके सामने एग्रीमेंट यहां डिस्प्ले किया जाएगा, प्रिसाइजली उसी तरह लिखा जाता है जैसे कोई गुफ्तगू हो रही है, जैसे किसी ताल्लुक का आगाज हो रहा है. इट्स अ लीगल रिलेशनशिप. एवरी रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद दिस. यहां उसकी जो फॉर्मल वो लैंग्वेज है वो फर्क आएगी. वो इस तरह से लिखी गई है, वो कुछ उसमें कुछ फॉर्चुनेट पार्ट है, कुछ अनफॉर्चुनेट पार्ट है. अभी तक हम उर्दू की जो खास तौर पे वो है ड्राफ्टिंग है, उसको हम वहां नहीं ला सके जो हमारी रोजमर्रा की जुबान है. वहां नहीं है ये. इट्स नॉट देयर. Is different from that. Probably it is still there where it was in 1850s or 70s or 1900. जुबान वही इस्तेमाल हो रही है. अब हमारे रोजमर्रा में वो जुबान नहीं है, हम उसको उस तरह से रिप्लेस नहीं कर सके, या उस जुबान में, उस एक्सप्रेशन में, उस जार्गन में इतनी जान है कि वो इट होल्ड्स फील्ड, यानी वो हर टेस्ट ऑफ टाइम पास कर चुकी है, वो हर सतह पे अपनी सतह पे बरकरार रहती है. उसके मानी जो हैं वो इतने सेटल्ड हैं कि उनमें गुंजाइश कम है कि उनमें डुअल मीनिंग्स पैदा किए जा सके. ये भी एक वजह हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि हम ज़ुबान को उस तरह से इम्प्रूव नहीं कर सके. मुमकिन है ये लिखा ही इतना अच्छा गया था कि इसको तब्दील करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई. कितनी ट्रांजैक्शंस होंगी जिसमें आपके पास आपका क्लाइंट डॉक्यूमेंट वाइज और अदरवाइज इंग्लिश लैंग्वेज का मुतकाजी होगा. परसेंटेज. यस सर. 10 to 90. 5 to 10 ये कहना चाह रहे हैं ना. 10% इंग्लिश में, जी बिल्कुल सही है. 10 to 90 की जो रेशो है बिल्कुल ऐसी ही होगी. सो अब ये कहना कि मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया, मैंने तो 5 year प्रोग्राम किया, इट वाज ऑल इन इंग्लिश, प्रॉबेबली यू आर लूजिंग इट ना. आपको उर्दू की वो ख़ास ज़ुबान उसका जानना ज़रूरी है, और उससे परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि दे आर हार्डली 100 to 200 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं है. 200 लफ्ज़ होंगे, उसके अंदर ही है ये सारा मामला, और रेपिटिशन पर हैं. नया लफ्ज़ तो कभी आएगा फिर सामने. जब आप ये 200 लफ्ज़ को मास्टर कर लेंगे, देयर विल बी अ टाइम कोई नया लफ्ज़ आएगा उसमें. सो अगर एक लॉयर आफ्टर 17 years ऑफ सी तालीम 200 लफ्ज़ को मास्टर नहीं कर सकता, और ये कहता है कि मेरी उर्दू तो बहुत वीक है सर, और मैंने तो कभी ये काम किया ही नहीं, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ, आई हैव नेवर, अब वो प्रोबेबली कामयाब नहीं होगा सर. दिस इज अ क्लियर सिचुएशन.
इट्स अ क्लियर कट स्टेटमेंट, वो कामयाब नहीं होगा। क्योंकि अभी यहां मेरे भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है, व्हेन समबॉडी विल से दैट आई एम परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, तो पहला क्वेश्चन होगा आप कौन, आप किससे खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। इन्हीं सवालात को आपने बोला ना अभी, क्या चीज खरीदी जा रही है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू आर परचेजिंग, व्हाट टाइप ऑफ, वेयर दिस प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, सिचुएटेड, कहां है ये प्रॉपर्टी। और एक मजीद अहम सवाल बताइए वो क्या है, दैट्स द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट्स राइट। तो मैंने कहा ना लोकेशन क्या है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, कहां है ये प्रॉपर्टी। जी सर आप कुछ कहने लगे। दैट्स राइट, समबॉडी, अब आप खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, बाहर भी होते तो यही सिचुएशन होती। समबॉडी, आपका आदमी खरीदने वाला है, ही इज द परचेजर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू मे आस्क एज अ लॉयर, भाई जो आदमी बेच रहा है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके हाथ में क्या है, ही इज होल्डिंग व्हाट टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हर आदमी हर चीज के बारे में क्लेम कर सकता है। एनीबॉडी कैन कम अप एंड से दैट दिस बिल्डिंग, दिस वेरी बिल्डिंग ऑफ बार काउंसिल इज ओन्ड बाय हिम। क्वेश्चन इज वेदर ही कैन सब्सटेंशिएट इट, क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उसके हाथ में है बाजुबान अंग्रेजी और बाजुबान उर्दू जो इस प्रॉपर्टी के साथ, इस प्रॉपर्टी के टाइटल और ओनरशिप के साथ उसको कनेक्ट करता है। दैट्स द क्वेश्चन एक्चुअली। कौन आदमी है, क्या बेच रहा है, किस बुनियाद पर बेच रहा है। ये बाकी बातें जो मेरे भाई ने भी की वो बहुत बात की थी, वो बाद में देखेंगे। प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस है कि नहीं, प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम लिटिगेशन है कि नहीं। भाई सबसे पहले तो देखेंगे वेदर ही ओन्स इट और नॉट। If he is not the owner of the property and there is no document, there is no title document in his hand and he cannot prove that he is the owner of the property, why to waste time about that whether this property is unencumbered or encumbered, litigation में है या नहीं है, क्या फायदा क्या है सारी बात को करने का। तो first thing first, whether he owns it, फिर बात करेंगे ना दूसरी, फिर देखेंगे उसकी दूसरी बात, वो जो साथ साथ हम चला रहे थे, कौन है। Somebody is a minor and is asking you that you can purchase property from me, जो मैंने पहली बात की, shaking hands, who's talking to you, आप कहेंगे नहीं यार सॉरी, नो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो तो बेसिक लॉ है, उसी की झलक पड़ेगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी उसी की झलक पड़ेगी और हजार कवानीन में। टू स्टार्ट विद दैट, अब आपके सामने वो डॉक्यूमेंट रखता है, उसने कहा सर ये फॉर नेगोशिएशन पर्पसेस ही हैज गिवन मी दिस डॉक्यूमेंट एंड ही सेज दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, व्हाई दिस डॉक्यूमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट में आपको जिस प्रैक्टिकल सिर्फ लाना चाह रहा था, वो डॉक्यूमेंट इट्स इन उर्दू, उसने आपको पकड़ाया और अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, मिलियंस बिलियंस में मामलात हो रहे हैं, बट ही सेज द डॉक्यूमेंट आई होल्ड, वो ये उर्दू में है हजूर। अब यहां अगर आप ये फरमाएं कि नहीं आई कैन रीड इट, आई डोंट नो व्हाट इज रिटन इन दिस एंड आई एम नॉट इन द बेस्ट ऑफ द पोजीशन टू फाइंड आउट दैट वेदर he is an owner of this property, why this document or not, because it is in Urdu। मेरा तो यार लैंग्वेज का बड़ा इशू है, या मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं यार, मैं तो यार उर्दू मीडियम रहा हूँ। अब वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है या उर्दू में है, दोनों सूरतों में, देन ही विल से गुड बाय टू यू। तो वो जो यहाँ आप जिस मकसद के लिए बैठे हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, हाउ टू अर्न मनी आउट ऑफ इट, दैट्स गॉन, खत्म। द मोमेंट आपकी इनएबिलिटी सामने आई नहीं, और एंड ये मैं आपको अर्ज कर दूं अपने तजुर्बे से, द क्लाइंट विल हार्डली टेक 2 to 3 minutes टू फाइंड आउट दैट आपको ये काम नहीं आता। आपकी सब चालाकी धरी की धरी रह जाएगी व्हेन ही विल गिव यू अ डॉक्यूमेंट एंड यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट, आपके चेहरे पर आ जाएगा। तो इसको मास्टर करना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी लैंग्वेज है। इसीलिए आज जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे भी, एग्रीमेंट खोलेंगे, तो उर्दू में ही रखेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश इज कंपैरेटिवली ईजियर, जार्गन ज्यादा आसान है और वो ज्यादा किया हुआ है आप लोगों ने,
उर्दू में आपको मुश्किल पेश आएगी। और जैसे मेरे भाई ने भी कहा 80-90% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स उर्दू में आएंगे आज भी। तो आप यू कांट रिगल आउट फ्रॉम दैट। आप यू कांट से दैट कि यार उर्दू तो मुझे आती नहीं तो मैं ये फील्ड ही छोड़ देता हूं। देन प्रोबेबली सिविल लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ इज नॉट फॉर यू। इफ दिस इज गोइंग टू हैपन एंड इफ यू आर अनएबल टू डू दैट, भूल जाइए फिर इसको। बात फिर वहां से शुरू हुई थी। फौजदारी भी सारी उर्दू में जी, फौजदारी भी उर्दू भी है। मैं आप एक इस वजह से वकालत ये सिविल छोड़ेंगे इंशाल्लाह, बाकी भी छोड़ देंगे। जिम्निया कौन पढ़ेगा, वो उसकी FIRs कौन पढ़ेगा, कोई भी नहीं कर सकेगा। और वैसे भी मैंने अर्ज किया ना, द पर्सन यू आर डीलिंग विद ऑल्सो जो है वो भी उर्दू। और ये मसला नहीं है कि ये कोई छोटा सा कोई क्लाइंट है आपके पास जो आप कह रहे हैं यार उर्दू मीडियम टाइप है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप लग रहा है। कहां लग रहा है? लाहौर कसूर रोड पर कहीं, लाहौर शेखुपुरा रोड पर कहीं, समवेयर इन द सबर्ब्स। तमाम डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं उर्दू में, और तमाम फर्द, इंतकाल, रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट जो इसके बाद आप पढ़ेंगे, दूसरा जो लेक्चर आने वाला है, यू विल सी दैट इट्स एवरीथिंग इज इन उर्दू। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास चल के आया एंड ही वांट्स टू परचेज maybe 400-500 canals of property and you want to settle down सेटअप करना चाहता है इंडस्ट्रियल, और आप कहते हैं यार सॉरी ये 3 सफ़े जो आप 4 लाए हैं, 5 सफ़े होते हैं टोटल, आई कांट रीड इट, यू आर गॉन। इट्स नॉट अबाउट फ्यू बक्स, आपने अपना स्कोप ही खत्म कर दिया। ये बात है जनाब। जो बात शुरू हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रेट अवे जाना चाह रहा हूं उसके ऊपर। लेट्स सी दैट एग्रीमेंट। उर्दू वाला निकालिए जी। हम 58 को भी नहीं पढ़ते, हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को भी छोड़े हैं, हम रजिस्ट्रेशन का भी। इसी में से आपको दिखाएंगे कैसे चीजें, डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे लॉज एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक वेब की शक्ल में बन जाते हैं। हु इज इंटरेस्टेड टू रीड इट? 2-3 होने चाहिए। मुआहिदा बै, इकरारनामा मुआहिदा बै, इकरारनामा मुआहिदा बै। यस, एनीवन वॉलंटियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके 2-2 4 लाइनें सबसे पढ़वाता हूं। ये नाम लोगों के काट दिए गए, रहते भी तो कोई खास बड़ी बात नहीं थी, उसकी एक वजह मैं अर्ज कर दूं। वंस अ डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, कानून शहादत के मुताबिक भी, अदरवाइज बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सो ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो प्राइवेट रह गए हैं और जिसमें लोगों की कोई ऐसी बात सामने आ रही है जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आती थी। इट्स नो मोर, because if it's a registered document, everybody has a right to go and get a certified copy of it and find it out what's written in that, कौन कहां किस चीज का मालिक बना है। सो अगर ये जो नाम काटे हुए हैं नहीं भी कटे होते तो इट हार्डली कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन बावाज़े बुलंद पढ़ रहा है इसको? जी बेटे पढ़े। मन का मैसेज, मैं मन का तो है ही नहीं, मन के है। और दूसरा और इसकी प्रोनाउंसिएशन में मैं भी गलती कर सकता हूं, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ, ये ऐसे ही चलता है। हेडिंग से पढ़ो यार, हेडिंग से। जब एक डॉक्यूमेंट आपके सामने आएगा, भाई फ्रॉम दैट प्लेस टू द लास्ट, ये वाला काम नहीं है कि डॉक्यूमेंट को बस देख लिया। इकरारनामा मुआहिदा बै। लेट्स डिस्कस इट नाउ। क्या है ये डॉक्यूमेंट? देखिए हेडिंग होती क्या है पहले फिलोसॉफिकली। हेडिंग इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट ना। कोशिश की जा रही है कि नीचे जो डॉक्यूमेंट आ रहा है उसकी आपको नेचर का, उसका अंदाजा हो जाए कि व्हाट इट इज अबाउट टू बी। इसके ऊपर अगर निकाहनामा लिखा होता तो आपकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए थी कि नीचे निकाह के मुंदरजात लिखे होंगे, वो डॉक्यूमेंट, वो कंटेंट्स लिखे होंगे जो दो पार्टीज को आपस में सोशली और रिलीजियसली और लीगली एक ताल्लुक बनाते हैं। ये भी वही ताल्लुक बना रहा है मगर मुख्तलिफ, वही नहीं मगर ताल्लुक बना रहा है, एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। पहली हेडिंग में ही उसने अपनी जो नियत थी वो वाजे कर दिया कि व्हाट इट इज गोइंग टू बी, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इकरारनामा किसे कहते हैं भाई?
हाँ ना, बिल्कुल सही, एक एक करके बताइए। जब आप 2-3 बोलते हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। ये नॉर्मल लफ्ज है, अब यही बात आ गई ना, इट्स अ नॉर्मल वर्ड, बट हियर इट इज यूज्ड एज अ टर्म, जार्गन के तौर पर, टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए डिक्शनरी मीनिंग के करीब होते हुए भी स्पेसिफिक मीनिंग्स आ जाएंगे, जनरल खत्म हो गए। तो इकरारनामा क्या बताया आपने? दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है, किसी चीज को तस्लीम करना। और नामा जो है ना, ये तो इकरार का मतलब बताया आपने भैया। दिस इज इकरार। व्हाट इज नामा? डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ, तहरीर किया हुआ। अब देखें ना, ये 2 लफ्जों में कुछ और बात आ गई। इकरार तो किया मैंने, मगर अगर उस इकरार को मैंने इफ आई हैव रिड्यूस्ड इट इन राइटिंग देन इट हैज बिकम इकरार नामा। अच्छा, इकरारनामे तो हजारों हो सकते हैं भाई, बेशुमार चीजों के बारे में मैं और आपके दरमियान एक इकरारनामा हो सकता है। ये किस बाबत है? मुआहिदा बै एक इकरारनामा है, किस चीज का? मुआहिदा, अहद हुआ है। अरबी लफ्ज किस तरह देखिए ना, एक अहद हुआ है, उस अहद का मैं इकरार कर रहा हूं, मैं ही नहीं, दोनों पार्टीज उस अहद का इकरार कर रही हैं। वो अहद किसके बारे में है? बै इज फॉर सेल, बै इज फॉर सेल। अब देखें ना, ये एक लफ्ज, अब वो जो मैं बात कर रहा था कि आखिर लैंग्वेज क्यों नहीं तब्दील हो सकी, शायद इसलिए कि ये इतनी कॉम्पैक्ट थी कि एक मुख्तसर से एक्सप्रेशन में कितना कुछ बता गई आपको। इसका वाज़े तौर पे मतलब है कि एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 पार्टीज के दरमियान कोई सेल के बारे में मुआहिदा हुआ है, और वो मुआहिदा ओरल नहीं है, पहले ओरली हुआ, बीटिंग ऑफ द माइंड्स हुए, लोगों ने शेक हैंड्स किया, एंड देन इट वाज रिड्यूस्ड इन राइटिंग। एंड नाउ व्हाट वी आर रीडिंग दैट राइटिंग नाउ रिड्यूस्ड इन राइटिंग किया गया है, इसको ओरल नहीं है। ओरल निगोशिएशन थी, ओरल एग्रीमेंट हुआ, हर एग्रीमेंट के पीछे होता तो ओरल एग्रीमेंट ही है। जरा सा याद कर लेते हैं एक लम्हे के लिए कि एग्रीमेंट के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं। अब आप देख रहे हैं इस छोटे से एक्सप्रेशन में इन बिल्ट है कि अगर कोई मुआहिदा हुआ है तो वो वैलिड ऑफर आई होगी, वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जितनी भी कंडीशंस हैं वो पूरी हुई होंगी। अब पीछे चला गया ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बात तो हम कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 54 की, बट सडनली मालूम हुआ कि इसके पीछे इसकी बुनियाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पड़ा है। जब मैंने मुआहिदा बै कहा, मुआहिदे का लफ्ज आते ही जहन में वो बातें आई जो थोड़ी देर पहले मेरे भाई जंप करके कह रहे थे। ही वाज जंपिंग टू दैट, देयर वाज नो नीड टू। आहिस्ता आहिस्ता चलिए, ऑफर हुई है एंड दैट ऑफर वाज अ वैलिड वन, एक्सेप्टेंस हुई है एंड दैट एक्सेप्टेंस वाज अ वैलिड वन। और क्या कंडीशंस हैं जनाब? क्योंकि वही कंडीशंस नीचे आनी है। कंसिडरेशन, दैट्स राइट, कंसिडरेशन, बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वॉइड होता है। कंसिडरेशन, इसका मतलब है आइंदा जो हम नीचे मजमून पढ़ने वाले हैं उनमें ये बात आपने ये देखना है कि उसमें ये बात है कि नहीं है। क्या उसमें कोई वैलिड ऑफर बन रही है, कोई वैलिड एक्सेप्टेंस आ रही है, क्या कोई कंसिडरेशन सेटल डाउन हुई है? फिर और क्या चीज होती है भाई? ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही, किस चीज की बाबत बात हो रही है? कोई बै हो रही है ना, कोई चीज, कोई सेल हो रही है, तो भाई कोई सी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन होगी या जो भी चीज बै हो रही है उसकी कोई तफसील होगी। अगर उसकी तफसील ही नहीं मौजूद, आपको पता ही नहीं कि आपने खरीदा क्या और मुझे मालूम ही नहीं कि मैंने बेचा क्या, यानी डाउटफुल है, असर्टेन नहीं हो सकती, तो फिर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट असर्टेन ना हो सकते हो तो एक लॉ है खास तौर पे जो इसको डील करता है, जो कहता है कि दिस टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। तो जहन में आया कौन सा कानून है? बताइए भाई, पढ़ के आए हैं 5 इयर्स वाले खास तौर पे, प्लीज। मैं रिपीट कर देता हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट है
उसमें पार्टीज भी हैं, उसमें कंसीडरेशन भी है, मगर जो चीज खरीदी या बेची जा रही है या जो भी अमल करना का है वो असर्टेन नहीं हो पा रहा, करना क्या था, इट्स नॉट असर्टेनेबल। तो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए अब कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डेफिनेशन फिर जेन में लाइए, एनफोर्सेबिलिटी होती है ना कोर्ट की, तो वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या कोर्ट उसको एनफोर्सेबल करेगी? बिकॉज उसको पता ही नहीं होगा कि क्या एनफोर्स करना है। इसके लिए लॉ कौन सा है? बोलिए यार, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो है नहीं, नो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। उनमें एक ये भी है कि यार जिसके बारे में कतईयत, इसको तो फिर हम एक सतह पे जाके ये समझने लग जाते हैं कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मीटिंग ऑफ द माइंड्स तो हुई नहीं ना, मालूम ही नहीं कि क्या बात तय हुई है। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी सेटल ही नहीं हो सकी, और अगर हुई भी है तो डॉक्यूमेंट उस तरह से बोल नहीं रहा। तो ये चार लफ्ज़ इकरार नामा मुआहदा बै बहुत दूर तक जा सकते हैं। वो सारी चीजें जो आपके जहन में हैं, आपने देखना है ये जो एग्रीमेंट इन हैंड है क्या ये बातें पूरी कर रहा है। हो सकता है ये अच्छा ड्राफ्ट ना हो सकता है ये बहुत अच्छा ड्राफ्ट हो सकता है अच्छा होने के साथ साथ अभी भी इसमें कोई कमी हो, खामी हो, ये स्टैंडर्ड के तौर पर आपको पेश नहीं किया जा रहा। दिस इज नॉट द अल्टीमेट वन, इट कैन बी, देयर कैन बी अ लॉट बेटर देन दिस वन, देयर कैन बी लॉट वर्स देन दिस वन, डिपेंड्स, लिखने वाले के हाथ पर है। बुनियादी ख्याल यही रहता है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। पर ये एक सर, आपकी इजाजत से अंग्रेजी में तो फिर ये क्या, इसको आप क्या सेल डीड कहेंगे, एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे, इसको आप टोकन अग्रीमेंट कहेंगे कि स्टाम्प कहेंगे, जो यहाँ पे कि स्टाम्प हमारे से लिखवा लिया हुआ है, इसका क्या, व्हाट्स द डिस्टिंक्शन यहाँ पे बिफोर वी मूव ऑन? यस, व्हाई नॉट सेल डीड? वो तो हो गया हुआ है, सीधा सेल डीड क्यों नहीं है? हाँ, सीधा सा सवाल है, व्हाई नॉट स्ट्रेट अवे सेल डीड? Is there a legal requirement of having an agreement to sell? जी, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। मुमकिन है इसके जो फाइनल अमल है उसके और इस तारीख के दरमियान एक गैप हो। अब both the parties they want to lock the deal and they want to make it sure कि ये जो हमने 3 महीने बाद की तारीख रखी है इससे दोनों पार्टीज एक बाइंडिंग रिलेशनशिप में रहें, ना ये इस एग्रीमेंट से इनकार करें और ना हम इनकार करें। दरमियान में कुछ वक्त है, उसको ब्रिज किया जा रहा है, उसको ब्रिज किया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, वरना स्ट्रेट अवे सेल डीड हो सकती है। कानूनन डायरेक्ट सेल डीड करने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल कोई लाजमी हिस्सा नहीं है उसका। हाँ, एग्रीमेंट टू सेल एक तो ऑब्वियस बात है कि होगा तो सही ना, पहले तो लोग मिलेंगे ही एक दूसरे को, बात करेंगे, बात करने के बाद इफ दे चूज दैट दे वांट टू गो स्ट्रेट अवे इन सेल डीड, यस दे कैन, बट इफ देयर आर थिंग्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी डन इन बिटवीन दिस एग्रीमेंट एंड द फाइनल सेल डीड, फिर सर इसको लिख लिया जाना ही जरूरी है। इसमें और एमओयू में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? बिकॉज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी, एमओयू भी आपके सामने कई पार्टियां उठा के ले। बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन इसको बनाइए जरा, बना के लॉयर लाइक बात कीजिए। जी बेटे, फेयर एनफ, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और बनाइए। अभी थोड़ी देर पहले मैं हिंट दे देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्रीमेंट टू सेल के कुछ बताए हैं इंग्रेडिएंट्स, देखना है अगर तो वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। कोई भी तहरीर आपके सामने आ गई, आपने उस तहरीर को उस यार्ड स्टिक पर देखना है, अगर तो वो जो चीजें मैंने अभी 3-4 बताई हैं उसके अंदर हैं तो वो एग्रीमेंट टू सेल है, अगर हुजूर वो नहीं है तो जी बेटे प्रोबेबली यस हो सकता है इसमें, लेकिन लिखी भी हो सकती है। ये देखो, एक मैंने इसलिए प्रोबेबली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ बीच में, बिकॉज ये जो हेडिंग्स हैं, ये अल्फाज आपके सामने आएंगे डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट।
अगर आप बाइंडिंग नहीं रखना चाहते इसको मुआहदे को और आपके ऊपर उन्होंने सूट फर्स्ट, आप कहेंगे ये तो निराम MOU था, इसमें ये हमने आपस में अभी अग्री करना था, आगे करना था, ये होना था, तो ये टर्म्स आप इनके साथ इसलिए खेलेंगे, आपको इसीलिए ये यहाँ पे बताया जा रहा है सारी चीज़ें। तो सर स्टाम्प क्या होता है आखिरी, सॉरी स्टाम्प भी से बताते, वो भी इसके अंदर ही है। एग्रीमेंट टू सेल, देखे ना उसका लफ्ज उसको जुदा कर रहा है MOU से, फिर लफ्ज पकड़िए, यहां इकरार हो रहा है कि एक मुआहदा हो चुका, और मुआहदे के मैंने अभी आपको पैरामीटर्स और इंग्रेडिएंट्स बताए। MOU में ये इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे हजूर, वहां असूली इत्तफाक किया जा रहा होगा, असूली इत्तफाक हो रहा होगा कि इस प्रॉपर्टी में हमारी दिलचस्पी है, ये हम खरीदना चाहते हैं अभी। यानी एक तरह से आप समझिए तो निगोशिएशन को तहरीर में लाया जा रहा है। ये निगोशिएशन नहीं है हजूर, ये निगोशिएशन से मामला आगे चला गया है, रिस्पेक्टिव राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट हो गई हैं। अब पार्ट ऑफ इट किया भी गया है, पार्ट कंसिडरेशन पास ऑन कर गई है। अच्छा, अब स्टैम्प पेपर वगैरह की तरफ भी आते हैं। बात यह है कि जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे इसे ज़ाब्ता तहरीर में ले आना चाहिए, आई शुड रिड्यूस इट इन राइटिंग, इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, ताकि बोथ द पार्टीज शुड फील द बर्डन एंड एक एविडेंशियरी वैल्यू भी क्रिएट हो। अब आप देख रहे हैं जो मैं बात कर रहा था कि लॉ एक वेब की तरह चलता है, आ गया ना कानून शहादत सामने। जैसे ही आप बात करेंगे एविडेंशियरी वैल्यू की, द रेलेवेंट लॉ विल बी कानून शहादत। अब मैंने देखना है कि कैसा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाए जो कानून शहादत के तकाजे पूरे करता हो, ताकि अगर ये चैलेंज हो जाए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, आई शुड बी एबल टू प्रूव इट, आई शुड बी एबल टू प्रूव इट कि सर ये एग्रीमेंट हुआ था। अब बैठे बैठाए देखिए कितनी चीजें सामने आई। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से चले थे, मामला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चलते चलते मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डाल दिया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आगे गए तो मैंने अब बात कर रहा हूं आपसे कि अगर मैं इफ आई एम रिड्यूसिंग इट इन राइटिंग देन हजूर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू होनी चाहिए। तो कानून शहादत सामने आ गया। अहमद मियाँ एक बड़ी अजीब बात कर गए हैं, वो कहते हैं कि सर बात यह है कि जब इस तरह का एग्रीमेंट लिखा जाता है तो एक चीज है अट्रैक्ट होती है, वो है फी। इट कैन बी स्टैम्प फी, इट कैन बी रजिस्ट्रेशन फी। गवर्नमेंट ये कहती है, सरकार ये कहती है कि अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट आप तहरीर में लाएं तो भाई इस पर आप फी पे करें। भाई गवर्नमेंट तो टैक्सेस पे चलती है ना, टैक्सेस पे, फी पे, स्टेट एक्सचेकर का हिस्सा है ना उसमें। वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह की कोई तहरीर विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोस्पेक्टिव सेल ऑफ प्रॉपर्टी आप लाएं और एग्रीमेंट टू सेल करें तो आम सादा कागज पर नहीं करेंगे। स्टैंप एक्ट अब खुल गया, उसका स्केड्यूल देखना पड़ा, देखेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल के लिए वहां क्या फी रखी हुई है, उस फी को पे करेंगे और उसका स्टैम्प पेपर आपको जारी होगा, जिसको उर्फे आम में स्टाम्प कहते हैं, जिससे मैं हमेशा अवॉइड करता हूं। मेरा ख्याल है लॉयर्स को स्टैम्प ही कहना चाहिए। तो स्टैम्प पेपर जारी होगा। किस डॉक्यूमेंट पर, किस एग्रीमेंट पर कितना स्टैंप लगेगा, कितनी फी लगेगी, इट डिपेंड्स ऑन द स्टैंप एक्ट एंड द स्केड्यूल विच इज गिवन एट द एंड ऑफ द स्टैंप एक्ट वहां लगा हुआ है। हर साल बदलता है, साल के दरमियान में भी बदल जाता है। सो बिफोर सेइंग दैट कि इस पर कितना लगेगा, हजूर सबसे पहले स्टैंप एक्ट का वो देख लिया कीजिए, हमसे पूछने की बजाय। मुमकिन है, और ये बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि सरकार जो है उसकी ज़रूरियात और स्टेट एक्सचेकर की ज़रूरियात क्या है, किस चीज़ पर वो कितना टैक्स लगाना मुनासिब समझते हैं। ये एक टैक्स की फी की एक शक्ल है। तो आप जनाब इससे पहले कि इसको तहरीर करें, यू विल परचेज अ स्टैम्प पेपर। आप स्टैम्प पेपर खरीदेंगे। पहले स्टैम्प वेंडर से खरीदते थे, अब भी स्टैम्प वेंडर से खरीद सकते हैं, बट अब आप स्टेट अवे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत जो एक मामला चल रहा है, बैंक ऑफ पंजाब में पैसे जमा कराइए, चालान भरिए,
they will give you a stamp page. On that stamp page सारी डिटेल होगी, किसने क्या खरीदा है, किसके लिए खरीदा है, what is the purpose of this, and then उस पर यह तहरीर आएगी. अब आप देखिए, अभी एक लफ्ज नहीं ठीक से लिखा तो अब तक कितनी चीजें इकट्ठी हो गई, मैनी थिंग्स, कितनी चीजें इकट्ठी हो गई हैं. कानून शहादत आ चुका, स्टैंप एक्ट आ चुका, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जेन में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ चुका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ चुका. उन सारे पैमानों पर, उन सारी यार्डस्टिक्स पे इस कॉन्ट्रैक्ट ने पूरा उतरना है. लेटेस्ट मुस्तनद रेट कहाँ से पता चलेगा और कहाँ से करना चाहिए प्रैक्टिकली? किधर से? किताबें अपडेटेड नहीं है, ऑनलाइन भी शायद अपडेट ना हुआ, तो कहाँ से पूछें पहले? यही सवाल अभी बताया मैंने आपको. डीसी रेट भी कहां से पता चलता है? दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली. फर्स्ट करिए आपने कह दिया कि देयर इज अ कंट्रोलर्स रेट, डिप्टी वो रेट है, ये पता कहां से चलेगा? स्केड्यूल कहां छपता है? नहीं, स्टेप एक्ट के आखिर में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज आती है. वो कहता है फर्ज कीजिए 1% या 0.1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप. That is, then what is the value of the property? बाकी तो मल्टीप्लिकेशन है ना यार. 0.1 की बजाय 0.25 भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो आप स्केड्यूल से देखेंगे. फाइन. अगला सवाल, ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये पूछ रहे थे हजूर. नहीं, मैं पूछ रहा था कि अपडेटेड वगैरह कहाँ से पता चलेगा? 0.5 से गवर्नमेंट ने 1% कर लिया है, नोटिफिकेशन हमें तो रेडिली अवेलेबल नहीं होते, तो हम किससे जाके पता करें कि आज करंटली क्लाइंट को हमने बताना है? कहाँ से पता करेंगे जी? ना गज़ेट की कॉपी मिलती है हमें यार. एक बच्ची, एक बेटी बोल रही है, बोलो बेटे. यार प्रॉपर्टी डीलर्स को हम बताएंगे कि वो हमें बताएंगे? कमाल कह रही हैं आप. उन्हीं से तो जान छुड़ाने के लिए ये हम कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान में बड़े मसाइल इन वसीका नवीसों, प्रॉपर्टी डीलर्स. दिस इज प्योरली लॉयर्स जॉब. ये हमने जब छोड़ा है और ये प्रॉपर्टी डीलर्स के पास गया है और इसको आपने अहमियत नहीं दी, इससे जो मसाइल पैदा होते हैं, 20-20 साल आपकी लिटिगेशन का, इस कंटेस्टेड लिटिगेशन की एज हो गई है. 10 to 20 इज जस्ट नॉर्मल थिंग. उसकी बुनियादी वजह यह है कि यह डॉक्यूमेंट बनाते वक्त किसी लॉयर ने नहीं देखा था. किसी मुहज्जम मुल्क में यह तस्वुर नहीं किया जा सकता कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट समबॉडी एल्स इज लुकिंग इनटू. यानी यह तो वो डॉक्यूमेंट है भाई जिसने आपके पुरखों तक और पीछे और आगे तक चलना है, सक्सेसेस तक जाना है, सब कुछ होना है. तो भाई इसको आप प्रॉपर्टी डीलरों से पूछेंगे. सवाल तो वही है, प्रॉपर्टी डीलर कहां से लाएगा? जहां से वो लाएगा भाई मैं उससे बेहतर ही लाऊंगा. आई एम इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड फॉर दैट, एंड आई शुड बी. आई एम द लॉयर. मैंने बताना है, उसने मुझे बताना है. ये तो बड़ी तौहीन अमेज, रादर ब्लास्फेमिक बात है. चल सकता है. ठीक है. गजेट से पता चलता है. गजेट कहां से मिलता है? अच्छा, एक असूल बता देता हूं, ये इस तरह तो काम चलता ही रहेगा आगे. असूल क्या है? असूल तो भाई बड़ा ही सिंपल है. वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले को तो मालूम है, मैं जिस प्रॉपर्टी को जिस कीमत पर बेच रहा हूं वही उसकी वैल्यू है, जिसको उर्फे आम में हम मार्केट वैल्यू कहते हैं या ट्रू ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं. लेट इट बी 100, तो मुझे -% ऑफ दैट ओरिजिनल वैल्यू पे करने चाहिए. दिस इज द राइट एंड ट्रू सिचुएशन. राइट लॉफुल सिचुएशन यह है कि मैंने प्रॉपर्टी जितने की खरीदी है उस पर टैक्स दूंगा. मैं बिल्कुल रिपीट करके कह रहा हूं, मैंने प्रॉपर्टी जितने की खरीदी है मैं उस पर उसको रेट करूंगा. कैच क्या है? कौन क्या है? प्रॉस तो ये हो गए, मैंने बड़ा ऑनेस्टली बता दिया मैंने इतने पे किया. मुमकिन है मैं और बेचने वाला दोनों ही ऑनेस्ट ना हो. प्रॉपर्टी बिक रही है 100,000 में एंड हम टू अवॉइड द लायबिलिटी, क्योंकि डिवीजन तो उसके साथ आनी है, मल्टीप्लिकेशन तो उसके साथ आनी है, हम दोनों उसको 50,000 पे लिख रहे हैं और 50,000 के मुताबिक हमने पैसे दिए हैं. ये हमने एवेजन की है. दिस इज
अवेडिंग अ टैक्स, और 50% जो है वो हमने अंडर द टेबल वसूल किया है, उसकी बैंकिंग ट्रेल भी नहीं रखी, अंडर वैल्यू किया है हमने। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। इसका सरकार ने एक इलाज निकाला था, जो उसकी मेरे भाई ने कहा डीसी वैल्यू, एफबीआर वैल्यू, देयर मैनी वैल्यूज नाउ। क्या कॉन्सेप्ट है? यस सर। यानी एक वैल्यू सरकार ने मुकर्रर कर दी, डीसी वैल्यू कहें उसको, और एक एफबीआर वैल्यू भी है। आप कहते हैं भाई आप इससे नीचे टैक्स पे नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो विजिलेंट। हमें पता है इस एरिया में 50 रुपया कीमत, 50,000 इज नॉट द प्राइस, और 100,000 आप बता नहीं रहे, तो देन हमने इसको ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, 75,000, नो फी विल बी रिसीव्ड लेस देन दैट, और अगर आप इससे नीचे देंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एवेजन। अब मैं दो चीजें फिर सामने रखता हूं, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओरिजिनल 100,000, डीसी वैल्यू 75,000, पैसा किस पे करेंगे? रॉन्ग, विच एवर इज हायर, नो विच एवर इज हायर। मलबे में तो शामिल हो गई है ना वो प्राइस मिला के। अगर मैं दोनों प्राइसेस लिखता हूं कि मैंने खरीदी 100,000 में है, डीसी वैल्यू 75,000 है, आई हैव टू पे हायर, विच एवर इज हायर। जब मेरी वैल्यू डीसी वैल्यू से हायर होती है तो वो मैटर करती है। जब मेरी ओरिजिनल वैल्यू डीसी वैल्यू से नीचे होती है, बी इट 50,000, वाकयातन 85 की खरीदी है, टैक्स 75 पे दूंगा। रूल क्या है? विच एवर इज हायर। तो भाई मैं इससे पता करूंगा। अब जो बात पूछ रहे थे अहमद भाई, वो भी क्लियर कर देते हैं। इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन बदल गई है। पहले हम डीसी वैल्यू को लिए हमें एक गजट नोटिफिकेशन छपता था हर साल, वो जो आप फरमा रही हैं वो पटवारियों को उनके पास होता था, स्टैंप सबको मिलता था, आप उसको डीसी ऑफिस से ले सकते थे, अब भी मिलता है एक्चुअली। आप उसकी बकायदा एक बुक फॉर्म बना के वहां ईच एंड एवरी इंच ऑफ द सिटी उसके बारे में बता दिया गया है कि कहां कहां क्या क्या रेट है। फाइन। अब मामला इससे जरा आगे चला गया, अब आप इसको ऑनलाइन कर रहे हैं, और बहुत अब वैलिड ही ऑनलाइन है एक्चुअली। आप ऑनलाइन पंजाब की एक साइट है वो खोलेंगे या ऐप खोलेंगे, वहां अपनी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ऑनेस्टी के साथ बताएंगे मेरी प्रॉपर्टी कहां है, उसकी उसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट कितना है, उसकी लैंड क्या है। वैल्यू आपने नहीं बतानी उसको, वैल्यू वो खुद कैलकुलेट करके देगा आपको, एंड दैट विल बी कंक्लूसिव। ये जहन में रखिए। रेट भी वो खुद ही लगा लेगा, उसको पता है कि इस पर 1% है कि 3% है। चीजें आसान हुई हैं, और इससे यह भी फायदा हुआ है कि आप पर ये एवेजन का और दूसरे जो मामला थे ये खत्म हो गए। अब आप कुछ नहीं कर रहे। चालान जो है जो बैंक में जमा होना है, बैंक ऑफ पंजाब में क्रिएट और इशू ही वो साइट करती है, आपने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसमें डाल देना है। वो आपसे पूछता जाएगा, सवालात होंगे, पूछता जाएगा, तहसील पूछेगा, फलां चीज पूछेगा। ये अब ये पिछले 2-3 साल की लेटेस्ट सिचुएशन है, मैं आपको बता रहा हूं। तमाम पंजाब में यही सूरत हाल है, सिर्फ लाहौर ही में नहीं, ऑनलाइन निकालेंगे आप। जी सर, जी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वगैरह बन गई, उसने वाजे कर दिया कि अब आप वैल्यूएशन नहीं करेंगे। अब एफबीआर जो है उसने अपना कुछ रेट रखा हुआ है जो कि डीसी रेट से, वहां भी रूल वही है, विच एवर इज हायर। तो वहां भी आपने कुछ नहीं करना, वहां भी आपने हजूर एफबीआर की साइट खोलनी है, बिल्कुल उसी अंदाज में वो भरना है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन भरनी है, दे विल गिव यू रेट। एफबीआर किस मद में पैसे ले रहा है? एफबीआर ने एक टैक्स लगाया और उन्होंने कहा, देखिए पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है अनफॉर्चुनेटली कि स्टेट का यह ख्याल है कि स्टेट एक्सचेकर को वो हिस्सा नहीं मिल रहा टैक्सेशन में से जो मिलना चाहिए। तो उनके पास ले दे के जो 2-4
एरियाज हैं जहां से वो कमाते हैं, उनमें प्रॉपर्टी टैक्स है। एफबीआर ने ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगा रखा है। एक इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू आ सकता है कि यार ये तो प्योर प्रोविंशियल मैटर है, ऑलरेडी मैं स्टैंप दे रहा हूं, मैं रजिस्ट्रेशन फी दे रहा हूं, मैं एक्साइज दे रहा हूं, या मैं कॉर्पोरेशन टैक्स दे रहा हूं लोकल गवर्नमेंट का, तो वाई फेडरल टैक्स एज वेल? बट देन यस, देयर इज अ फेडरल टैक्स एज वेल। एफबीआर भी पैसे ले रही है उसी पर, और आपने उसी की वजह से जो 5-6 साल से एफबीआर वगैरह ले रही है, इट्स वन ऑफ द रीजंस जो डिप है, ये जो प्रॉपर्टी बिजनेस है उसमें डिप है, उसकी वजह के नंबर ऑफ टैक्सेस आर ह्यूज। एफबीआर भी ले रही है, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी ले रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ले रही है, ये तीन तो है ही है। और लेकिन उसमें भी असूल वही है, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने ओरिजिनल वैल्यू बताई है और वो एफबीआर रेट से ऊपर है, तो फिर आपको गौर करने की जरूरत नहीं है एफबीआर रेट पे, ना आपको डीसी रेट पे गौर करने की जरूरत है। वो तो तभी होगी जब आपकी वैल्यू इनसे कम होगी, फिर आपने इसको देखना है। आइए हजूर जरा इसको दोबारा देखिए। जी सर, थोड़ा सा उठा ले, 50 मिनट। हाँ जी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसी मेरा ख्याल है ना। कौन पढ़ रहा है जी? मन के बढ़िए बेटे। अगर इस तरफ से मुझे आवाज आती रहेगी तो कुछ लोग माइनस हो जाएंगे, यकीन कीजिए। भाई वो सही कह रहे हैं मोहतरम, आप आके इधर लेक्चर दे दो। एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा यार मैं, यकीन कीजिए। इस सारे काम में मुझे, इस धंधे में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिवाय इसके कि आई सी माई सन एंड माई डॉटर्स हियर एंड आई वांट टू गिव इट टू देम बिकॉज दे शुड बी एबल टू। हमें पहले ये एहसास है कि हमारी जनरेशन ने बहुत अच्छा आपके लिए नहीं किया, वो आइडियल माहौल छोड़कर नहीं जा रहे हम जो आपका हक बनता था। ये इस शर्मसारी के साथ मैं यहां हाजिर हूं कि यार चलिए कुछ दे जाएं, जो बुरा भला आता है बता दें, क्योंकि कोई भी नहीं बताएगा, हमें मालूम है कोई नहीं बताएगा, तो जरा जज्बाती ना करें हमें। जी बेटे। मन के मैसेज फला फला मैसेज नॉर्मली क्या होता है? कंपनी नहीं, किसने कहा? मिस्टर की जमा भी होती है ना, एक से ज्यादा लोग हो तो नहीं कोई बात नहीं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप बड़ी आसानी से डिक्शनरी में देख सकते हैं। मैंने बताया अगर आप ये सामने रखेंगे, ये प्रिंट आउट लेंगे और अपनी डिक्शनरी उर्दू की खोलेंगे और इसके साथ इन लफ्जों के मानी लिख लेंगे, एक दफा ही जिंदगी में लिखने पड़ेंगे, बस फिर याद हो जाएंगे। भाई मन के मैसेज फला फला डायरेक्टर Yes. फला साकिन मकान फला फला का हो। अब यहां कंपनी थी वाकई। ये कि मैसेज फला फला बजरिया ये सर डायरेक्टर को ये कि कता कमर्शियल जायदाद सालम प्लाट नंबर फला फला रकबा तादादी इतने मरले इतने कनाल इतने मरले इतने मुरब्बा फुट, वाकया ब्लॉक नंबर 100 गुलबर्ग 2 लाहौर। अब आप देख रहे हैं सबसे पहली चीज क्या हुई है। सबसे पहली, अभी हम जरा थोड़ा आगे चले गए, जरा सा टेम्पो तेज करते हैं। सबसे पहले थे इंट्रोडक्शन, कौन क्या कह रहे? मन के मैं, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, और आई एम फैसल हनीफ एंड आई एम। सर फौरी तौर पे कौन सा लॉ अप्लाई हो गया? यस जल्दी क्विक। अगर मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, मैं क्या लिखूंगा? फैसल हनीफ वल्द फला फला, आखिर में एक ट्रंप कार्ड यूज करूंगा, बेयरिंग CNIC नंबर सो एंड सो। वाज़ेह हो गई किस फैसल हनीफ से बात हो रही है। भाई सर तारुफ हो रहा है, शेकिंग हैंड्स हो रहे हैं, मुझे पता तो हो मैं किससे बात कर रहा हूं, किस फैसल हनीफ से बात हो रही। कई होंगे तो जनाब वल्द फला, अच्छा ये भी ठीक। अब ब्रैकेट छोटी हो रही है ना, फिर आखिरी बार रहता का है फलां जगह, ये भी यार हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकती है, बट देन देयर इज अ फाइनल थिंग, दैट नंबर इज गिवन टू मी ओनली, एक्सक्लूसिव नंबर है CNIC का। शामिल हो गया हजूर नादरा एक्ट, शामिल हो गया पहली लाइन में ही, शामिल हो गया पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट। मेरे पास CNIC है, मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूं। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपको अर्ज किया था कि इस कमरे में एक हर्फ नहीं होगा जो लॉ से बाहर चला जाए, सवाल ही पैदा नहीं हो। हमारी जिंदगियां गुदी हुई हैं इसमें, वेदर वी कैन फील इट और नॉट। एक एक चीज किसी कानून किसी हिसाब से हो रही है, खिलाफ वर्जी भी हो रही है तो किसी कानून ही की हो रही है। कानून की मौजूदगी हो तो उसकी खिलाफ वर्जी होती है ना, कानून मौजूद है। अब यहां देखिए पहली लाइन में ही मैंने बताया
कि जनाब मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूं या मैं कंपनी हूं, तो कंपनी हूं तो फिर कौन सा लॉ लगेगा? फिर मैं कंपनी लॉ 2017 की बात करूंगा और उसके तहत मैं बताऊंगा कि मैं डायरेक्टर हूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस कंपनी। फर्क आ गया ना। नेचुरल पर्सन हूं तो मुझ पर नादरा एक्ट और पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट, कंपनी है तो मुझ पर पहली लाइन पे रुक गया मैं। मुझे मालूम होना चाहिए हूं आई एम टॉकिंग विद। अच्छा, वो कहता है मैं ये हूं। अच्छा, क्या है मेरे पास? साकन फला मकान में रहता हूं, ये कि मैसर्स ABC मस्कूरिया, जिसका पहले जिक्र आया है, एक कता कमर्शियल जायदाद, फिर रुकेंगे, एक कता कमर्शियल जायदाद, एक पीस ऑफ लैंड है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल नहीं है हुजूर। प्लॉट नंबर सो एंड सो, आगे रकबा, इतने कनाल, इतने मरले, इतने मुरब्बा फुट। वो बात हो रही थी ना, बिल्कुल क्लैरिटी से बात आए कौन क्या बेच रहा है, कौन क्या खरीद रहा है। वाकया ब्लॉक नंबर सो एंड सो, गुलबर्ग 2, लाहौर, ये प्रॉपर्टी का एड्रेस है। इस पर भी बस नहीं हुई। आपका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो बड़ा वाज़ेह कहता है, किसी वक्त उसको खोल के देखिएगा, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन जिस तरह से मुमकिन हो वैसे देनी है। ये अलोन काफी नहीं था, आगे देखिए, बहदूद अरबा, यानी उसका शुमाल मशरिक भी दीजिए, गुंजाइश ही ना रहे कि हम क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। बहदूद अरबा जेल मशरिक स्ट्रीट, मगरिब सड़क, शुमाल जायदाद नंबर फलां सो एंड सो, जनूब फलां रोड डैश रोड। अब यहां तक क्या हुआ है? उस आदमी ने अपना तारुफ कराया है, उस पर लॉज लगे हैं। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन बताई है। इस प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में 2-3 लॉज आ गए हैं भाई। कौन से? बी क्विक, टाइम कमिंग नहीं। हाँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट तो आया नहीं अभी, कुछ और आया। टैक्स भी नहीं यार, दोबारा पढ़े, खोल दोबारा पढ़ ले। एक डिस्क्रिप्शन आई है प्रॉपर्टी की। ये डिस्क्रिप्शन जो है ये कहां से आई है भाई? इस प्रॉपर्टी का नाम यहां लिखा हुआ है गुलबर्ग 2, गुलबर्ग 4 क्यों नहीं लिखा हुआ? जी जी बेटे, नहीं, लैंड रेवेन्यू भी हो सकता है। यस, दिस इज, अगर ये ज़रई जमीन होती तो लैंड रेवेन्यू के खसरे, खतूनिया, इनका जिक्र आता। जी बेटे, बिल्कुल शाबाश, जीते रहे, 1000 साल जिए। LDA एक्ट, ये प्रॉपर्टी LDA की है, LDA की स्कीम है गुलबर्ग, रादर LIT की थी। LDA से पहले लाहौर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट था, देयर वाज अ लाहौर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। उसने गुलबर्ग की स्कीम बनाई, उसकी स्केलिंग की, उसकी लैंड पार्सलिंग की, इसकी ब्लॉक्स बनाए। चुनाचे अब जब हम कहते हैं गुलबर्ग 2 ब्लॉक नंबर सो एंड सो, वी मीन इट। हम सबको पता है ये क्या बात होती है, अथॉरिटीज को भी पता होता है क्या बात हो रही है, LDA को भी पता है क्या बात हो रही है, सब रजिस्ट्रार को भी पता है क्या बात हो रही है। तो LDA एक्ट आ गया ना भैया। LDA को ये इख्तियार हासिल है कि वो इस तरह की लैंड पार्सलिंग करे, एक कॉलोनी बनाए, कॉलोनी बना के उसका नाम रखे और वो नाम दायमी और हतमी हो जाए। यहां रोक कर ये हक LDA के अलावा किसको हासिल है? क्या बहरिया को ये हक हासिल है? Unless they get approval from LDA, they can't do that. कॉलोनी काटना, जिसे आजकल कहा जाता है ना, कॉलोनी काटना एक काम है, उसके NOCs होते हैं। चुनाचे आपके पास जब कोई आदमी आए तो सबसे पहले देखा करें कि प्रॉपर्टी है कहां और किस लॉ से गवर्न हो रही है। सबसे अहम बात तो यह है, अगर खसरे खतूनी का जिक्र आ रहा है तो लैंड रेवेन्यू खोलिए, देखते हैं ना वहां। फिर LDA का जिक्र हो रहा है तो भैया LDA एक्ट खोलिए, देखिए ये नाजायज, उसकी उनकी साइट पे जाइए, उनके नोटिफिकेशंस देखिए कि क्या ये जो स्कीम है इलीगल स्कीम्स में तो नहीं आ रही। वो लिस्टें जारी करते हैं, उनका नोटिफिकेशन है, उनका NOC जारी है, उनके दफ्तर से बकायदा एक वन विंडो पे ये सहूलत दी गई हुई है कि आप जाएं और जाके पूछें कि मैं यहां इन्वेस्टमेंट करने लगा हूं या खरीदने लगा हूं, क्या ये आपकी पास शुदा है? यानी कानून आ गया ना। अभी तक देखिए 3-4 लाइनों में मैं गुम हो गया हूं, इससे भी आगे जाया जा सकता था। तो मुझे इख्तिसार का हुक्म है, होना भी चाहिए। आपको इतनी बात बतानी, आगे तो आपने
अब रिसर्च करनी है ना, तो सबसे अहम चीज आगे जाने की जरूरत नहीं, पहले ये देखना है कि मैं किससे डील कर रहा हूं। बहरिया है कोई और फला लाहौर में, चूंकि हम बैठे हैं, कई हैं जहां इलीगल वो है, जहां बार बार आप देखते हैं अखबारों में इश्तिहार भी आते हैं, एलडीए की तरफ से आते हैं कि ये फला नाम से लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, डोंट परचेज इट बिकॉज दे आर नॉट ऑथराइज्ड बाय अस टू सेल दिस लैंड टू यू, और ये ब्लॉक व्लॉक सब बेईमानी से हो रहा है। तो सबसे पहले आपने ये देखा, फिर आपने इस कानून के तहत देखा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इसका यही नंबर आपको बकायदा, अब तो जो अच्छी वो है एलडीए के ऊपर भी, हालांकि एलडीए एक बड़ा मुश्किल इदारा है, सरकारी इदारा है, करप्शन भी है, लेकिन वहां भी आपको पार्ट प्लान मिल जाएगा साइट पर, आप अपने इसको देख सकेंगे कि हाँ ये प्लॉट यहां बिल्कुल यही बहदूद अरबा, यही मशरिक, यही मगरिब एग्जिस्ट करता है, आप इसकी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। ये सिर्फ लफ्ज लिखे हुए नहीं है। लो भाई यहां तक तो ये बात हुई, आगे क्या कहता है जी बेटे पढ़ो। जरिया खरीद करदा, यहां से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। वो कहता है मैं फला आदमी हूं, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये उसका नाम है, ये मेरे पास आई कहां से, अब ये बात आ रही, खरीद करदा जरिया मुख्तार, हाँ फलां से मैंने खरीदी और फलां ने भी मुझे बतौर जरिया मुख्तार आम बेची, वो खुद नहीं था, इन पर्सन नहीं था, उसका अटर्नी था, उसके अटर्नी से मैंने खरीदी। बरुए बरुए रू वैसे चेहरे को कहते हैं ना, रू बरू, फेस टू फेस, इसकी मदद से, इसकी वसातत से बरुए दस्तावेज, सेल डीड रजिस्ट्री नंबर, सब रजिस्ट्रार साहब, रजिस्ट्री शुदा सब रजिस्ट्रार साहब सो एंड सो फलां लाहौर, दस्तावेज नंबर इतने, बही नंबर इतने, जिल्द नंबर सो एंड सो, दर्ज मोरखा फलां। लो जी यहां रुकते हैं। वो कहता है ये जो मैं मालिक बना हूं ना, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ आपने 5, 7, 10 दफा अच्छी तरह पढ़ना है, साइट पे नोट्स लेने हैं, मुश्किल लफ्जों के मानी लिखने हैं, दैट्स इट। अब कितनी बात उसने कहा मैंने कहां से खरीदी है, मैंने फलां आदमी से उसके अटर्नी के थ्रू खरीदी है, और मैंने जब खरीदी है तो कोई जुबानी कलामी नहीं खरीद ली सर, बाकायदा एक सेल डीड मेरे पास रजिस्टर्ड है जिसमें मैं बतौर ओनर, बतौर मालिक दिखाई दे रहा हूं, और उस सेल डीड का ये नंबर है, ये उसकी वॉल्यूम नंबर है, ये उसकी मतलब वो डॉक्यूमेंट नंबर, वॉल्यूम नंबर, बुक नंबर, ये 3 चीजें हैं। अच्छा वकील जब भी किसी सेल डीड को देखेगा, और सेल डीड इज अ कंपल्सरली रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट, ये लफ्ज मैंने कहां से बोला है, एक्सप्रेशन, विच सेक्शन 17 रेड बिट 49, इट्स अ कंपल्सरली रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। तो जनाब अब आप देख रहे हैं कि इट्स नो मोर रॉकेट साइंस, उसने यहां भी वो पूरे नंबर दिए हुए हैं, बिकॉज इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसने कहा भाई मैंने ये फलां आदमी से, इसके अंदर लिखा हुआ है सेल डीड में, और मेरी सेल डीड रजिस्टर्ड है, इफ यू वांट टू गो एंड चेक एंड वेरीफाई इट एंड डू डिलीजेंस करनी है जरूर करो, यहां से मैंने खरीदी है, फलां रजिस्ट्रार के पास इस नंबर से रजिस्टर्ड है, वहां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बही यानी ये बुक्स जो हैं वो लगी हुई हैं, साल भी लगा हुआ है, आप जाएंगे वहां से आप प्रॉपर दरखास्त देंगे कि आई नीड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट पर्सन इज बाउंड, द रिकॉर्ड कीपर और द रजिस्ट्रार इज बाउंड टू गिव यू द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट, एंड यू कैन कंपेयर इट कि भाई ये जो बात कह रहा है दुरुस्त कह रहा है, क्या वाकई इस सेल डीड से ये मालिक बना है। तो यहां जनाब है आली मुकाम रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आ गया, यहां फिर कानून शहादत, सर्टिफाइड कॉपी। अब आप मैं बता रहा हूं आपको, पूरा वेब बन रहा है नहीं बन रहा, पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड द प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ इज अटैच्ड विद द पब्लिक डॉक्यूमेंट, पूरा कानून शहादत खुल गया। पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट का डिफरेंस वो घर जाइएगा पढ़िएगा। जो आदमी एक एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड कर लेता है, प्रोबेबली तकरीबन पूरे लॉ पे हावी हो जाता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड ही इस तरह है। वो पढ़ेगा, नादरा भी पढ़ेगा, सिटीजनशिप एक्ट भी पढ़ेगा, क्यों अखबानी निकाले जा रहे हैं 31 मार्च का, उनको डेडलाइन और पहले भी निकाले गए, क्यों
ये पहली लाइन में पता चल गया था ना मन के फलां से कि भाई आपको ये नंबर नहीं मिल सकता. दिस इज प्रेरोगेटिव, प्रिविलेज ऑफ अ पर्सन हु इज अ सिटीजन. अच्छा जनाब, वो कहता है मैं यहां से बना और बरुए प्लेसमेंट लेटर नंबर एंड सो. एलडीए में भी एक प्लेसमेंट मेरी लगी हुई है. आप इसी फाइल के अगेंस्ट जाके अगर एलडीए में देखना चाहेंगे, वहां भी हुजूर मेरा नाम इस सेल डीड की वजह से लिखा होगा. एलडीए विल ऑल्सो कंफर्म इट दैट आई एम द ओनर ऑफ द प्लेस, आई एम द ओनर ऑफ दिस लैंड और दिस प्लॉट. प्लेसमेंट लेटर नंबर सो एंड सो जारी मोरखा सो एंड सो जारी करदा डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट एलडीए लाहौर कॉमा की मालिक का मालिक जेंडर डिपेंडेंट मालिक कामिल मुकम्मल मालिक हूं उसका, एब्सोल्यूट ओनर, मुकम्मल कामिल. कामिल मुकम्मल एक ही मादा है, एक ही सोर्स है. कामिल भी हूं, मालिक भी हूं और बिला शिरकते गैरे भी हूं. नोबडी एल्स, आई एम द ओनली वन, सोल ओनर. आई एम द सोल ओनर ऑफ दिस प्लेस. बिला शिरकते गैरे व मुदाखलते दीगरे. इस प्रॉपर्टी में कोई एनक्रोचमेंट, कोई मुदाखलत, कोई मामला ऐसा जो मुझे इस प्रॉपर्टी के मलकियत के हक से महरूम या मुतासर कर सकता है, नहीं है. अब ये लफ्ज देख लीजिए ना, कितना एक ही लफ्ज में कितना कुछ आ गया. एक एक्सप्रेशन है मालिक कामिल बिला शिरकते गैरे व मुदाखलते दीगरे मौजूद है, मैं हूं. दीगर कोई इसी को फर्दर डिफाइन कर रहा है. दीगर कोई हिस्सेदार, दावेदार या उजरदार ना है. ना कोई ऑब्जेक्शन करने वाला है, ना कोई क्लेम करने वाला है दावेदार, ना कोई हिस्सेदारी है मुझ में. आई एम द ओनली पर्सन. इस वक्त राइट नाउ जब मैं ये एग्रीमेंट कर रहा हूं, जायदाद प्लॉट मज़कूरा बाला कंपनी मज़कूरा के कब्जाए दखल व तसर्रुफ में मौजूद है. सर बड़ी अहम बात हो गई. पीछे तक उसने सिर्फ टेक्निकल बात की थी, लीगल बात की थी कि मैं मालिक हूं और मेरे मलकियत में कोई शामिल नहीं है. कब्जे की बात नहीं कर रहा था. कब्जा किसी और का ना हो गया हो. उसने कहा नहीं सर, कब्जा भी मेरे पास है, आई एम दी ओनर. अब आप देख रहे हैं कि याद करें जरा दोबारा पलट के, किस पे लिखा जा रहा था ये? स्टैम्प पेपर पे. स्टैम्प पेपर के बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं 3 लोग साइन कर रहे हैं. 3 लोग, डिपेंड करता है. खरीदने वाले 2 हैं. मुश्तरी स्टैंड्स फॉर यस, नो विटनेस यहां नहीं आएंगे. विटनेस लास्ट पेज पे आते हैं. कराने को यहां भी कराया जा सकता है. हाशिए के गवाह यहां भी आ सकते हैं, आने चाहिए. वैसे तो हर पेज पर आने चाहिए. नीचे लोगों के नाम लिखे हुए हैं और वो साइन कर रहे हैं. ईच एंड एवरी पेज इज सपोज्ड टू बी साइन, ताकि कल को कोई गड़बड़ ना हो और वो पेज तब्दील ना किया जा सकता हो. हाशिए के गवाह भी रहने चाहिए. ये भी नोट कर लें, टर्म इज बाय और मुश्तरी. बाय का यहाँ पे अंग्रेजी वाला बाय नहीं, यहाँ पे उल्टा आएगा. बाय इज सेलर जी. बे या बाया जो है वो बेचने. अब यहां मुश्तरी का लफ्ज है, बाया है. मुश्तरी वो है जो खरीद रहा है, बाया वो है जो, या बाय वो है जो बेच रहा है, जो बै कर रहा है. तो जनाब यहां तीनों के साइन हुए. वो कहता है इस वक्त जायदाद प्लॉट मज़कूरा बाला कंपनी मज़कूरा के कब्जाए दखल व तसर्रुफ में मौजूद है. आई एम ओनर इन पोजेशन जिसे कहते हैं एक लफ्ज में अंग्रेजी में. आई एम ओनर इन पोजेशन एंड आई एम एन एब्सोल्यूट ओनर इन पोजेशन. और जायदाद कैसे आप कहते थे हजूर, इसको नीचे जाना होता है. साथ वाला ये है, अगले पे आ जी, सफा नंबर जी सफा नंबर 2. मज़कूरा कब्ल अजीम, यानी ये जो प्रॉपर्टी है हर बारो कफालतो जुमला तनाज़ात से पाक व साफ है. बार कोई नहीं है. कफालत यानी किसी की ये कफील नहीं है, किसी की ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट में नहीं है, तनाज़ा कोई नहीं है. अब आप सिर्फ देखिए कि लफ्ज़ों की जगलरी है ना.
कोशिश क्या किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि हर तरह से ये बात क्लियर हो कि बाय ऑल मीन्स व्हाटसोएवर इट मे बी, किसी किस्म की कोई मामूली से मामूली हिच भी इन्वॉल्व नहीं है मेरे राइट्स पर कि मैं इसको बेच नहीं सकता। आई एम एम्पावर्ड एंड आई एम एम्पावर्ड बाय ऑल मीन्स। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना, याद आएगा दोबारा कि वैलिड ऑफर कर ही कौन सकता है। वैलिड ऑफर यही आदमी कर सकता है जिसके पास ये सारी पावर्स हों। और कंपनी मस्कूरा को जायदाद, प्लॉट मस्कूरा बाला के जुमला हकूक, जुमला मीन्स ऑल हकूक, कौन से हकूक मालकाना, मसलन रहन, बै, हिबा वगैरह या किसी दीगर तरीक से मुंतकिल कर देने के हासिल और मुयस्सर हैं। उसने कहा कि मैं सिंस बीइंग एब्सोल्यूट ओनर, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता हूं, रहन मॉर्गेज भी कर सकता हूं, गिफ्ट हिबा भी कर सकता हूं, या कोई भी और तरीका एक्सचेंज भी कर सकता हूं, लाइसेंस भी कर सकता हूं, वक्फ भी कर सकता हूं। आई बीइंग द ओनर, एब्सोल्यूट ओनर, आई कैन डू व्हाट एवर आई लाइक विद इट। मुकम्मल हकूक हासिल है मुझे। कोई अमर कानूनी या वाकयाती माने ना है, कोई बात फैक्चुअल और लीगल दोनों मुझे रोकने वाली नहीं है, माने नहीं है, मना नहीं है। आप यकीन कीजिए ये इतना आसान है, तीसरी चौथी दफा आपको याद हो जाता है कि इसके आगे ये लफ्ज लिखा होगा। बुरे हैंड राइटिंग में भी लिखा हो तो आपको पता होता है कि ये बाने है। ये कि कंपनी मस्कूरा की जानिब से डायरेक्टर है और मकर बासित मंसूर बाजवा को बरूए रेजोल्यूशन नंबर सो एंड सो जारी मोरखा सो एंड सो पास शुदा मिन जानब दीगर डायरेक्टरान सालम जायदाद प्लॉट मस्कूरा को बै फरोख्त करने का कुल्ली इख्तियार हासिल है। याद कीजिए ये कंपनी थी, कंपनी के अपने हाथ पांव नहीं होते, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सनालिटी रखती है। उसने शुरू में ही बता दिया था कि भाईजान मैं नेचुरल पर्सन नहीं हूं। तो कंपनी के डायरेक्टर जो हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे किसी एक आदमी के, दो आदमियों के हक में कि जनाब आप हमारे बिहाफ पे, दैट्स नोन एज बोर्ड रेजोल्यूशन। आप कंपनी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं हुजूर और आपने बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं ली, इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। इस तरह तो कंपनी को कोई भी रिप्रेजेंट कर दे, आप कर दीजिए फिर। कंपनी को और वो जो रिप्रेजेंट करने वाला है उसको कनेक्ट करेगी कोई चीज के नहीं। देयर हैज टू बी अ ब्रिज इन बिटवीन, देयर हैज टू बी अ कनेक्टिंग रॉड इन बिटवीन देम। वो बोर्ड रेजोल्यूशन होगी। बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे रहे होंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यही है, यही लोग इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं? कैसे पता चलेगा भैया? जी सर, क्या खूबसूरत बात की आपने। ये फॉर्म 29 कहां से मिलेगा? SCCP से। अरे SCCP एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, फिर SCCP का लॉ भी आ गया। इसका मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट भी देख लें फिर, और कंपनी एक्ट के तहत ये भी देख लें कि फॉर्म 29 कब कब जारी होता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लें, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड है, चेक करें। ये ना हो ना कंपनी के नाम पर आपसे फ्रॉड हो जाए। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये डायरेक्टर्स हुए ही ना, और ऐसे ही एक आदमी को दे दें रेजोल्यूशन और वो आपको बेच कर चला जाए, पैसे ले और चला जाए, और कल को कंपनी दोबारा क्लेम फाइल करे कि वी नेवर सोल्ड इट टू यू। वो जो शेकिंग हैंड्स थे, शुरू का तारुफ था, उसको जरा पक्का करे ना। देखिए नेचुरल पर्सन के जिम्मन में आसान था। ही वाज होल्डिंग दैट CNIC which was easy to find out. इन केस ऑफ अ कंपनी आपको 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा ना, आपको SCCP भी जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये डायरेक्टर है भी कि नहीं है। जिन डायरेक्टर्स ने ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है वो खुद भी डायरेक्टर हैं कि नहीं है, फिर आप चलेंगे आगे। तो यहां इसीलिए इसके अंदर लिख दिया गया कि जनाब मैं कैसे एम्पावर्ड हूं। तो ये लॉ भी आ गया बीच में। अब मैं गिन नहीं रहा, आप देखें कितने कानून आ चुके हैं अब तक। भाई की इजाज़त से मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये गलती वैसे काफ़ी दोस्त करते हैं। सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन भी कंपनीज के केसेस के अंदर इतनी एडिक्वेट नहीं होती। कई दफ़ा अगर आप सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द अंडरटेकिंग, कंपनी का सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर आप सेल कर रहे हैं तो जनरल बॉडी से भी आपने अप्रूव पहले करवाना होता है। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी अगर आपको कर लें तो ये जो कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं उसकी शिकें भी तय में जाके
आपने जनरल प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हो गया काफ़ी, हाँ बोर्ड ऑफ, फिर भी नहीं, फिर भी एक्चुअली जाके कानून के अंदर आपको मामलात मिलते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज़ में डील करना और इन चीज़ों में करना तो दिस इज़ अनदर। ये बड़ी माकूल बात हुई है। दरअसल में बात ये है ना कि हम यहाँ टाइम के हिसाब से चलते हैं। देखिए ना, कंपनी ने एक्चुअली चलना कैसे है और बोर्ड रेजोल्यूशन देना कैसे है, बेसिकली उसके आर्टिकल्स फैसला करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आप जब फॉर्म 29 लेने जा रहे हैं तो भाई आर्टिकल्स भी ले लीजिए। हो सकता है वहां यह लिखा हो कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी बेचते वक्त नॉर्मल रेजोल्यूशन नहीं चलेगी, यूनानिमस चलेगी, तमाम डायरेक्टर साइन करेंगे तो होगी। तो फिर सर आपके पास जो मेजॉरिटी की आई हुई है वो तो नहीं चलेगी, वो तो फिर इलीगल हो गई ना। आपने आर्टिकल्स देखने थे ना, यही तो फिर लॉयर का काम था, आम आदमी को तो नहीं मालूम था। मैंने बताया नेचुरल पर्सन के साथ डील करना कंपैरेटिवली इजियर था, बट इफ यू आर डूइंग बिजनेस विद द कंपनी देन जहां आप फॉर्म 29 की सर्टिफाइड कॉपी लेने गए हैं तो भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की भी वो कर लें और फिर उसको कंपनी एक्ट के उसके साथ भी मिला लें कि भाई ये जो खास कोई स्पेसिफिक प्रोविजन तो नहीं है जो ये कह रही हो कि प्रॉपर्टी बेचते वक्त मेजॉरिटी होगी या यूनानिमस डिसीजन होगा। अब अगर वहां यूनानिमस है और आपके पास 3-2 की रेशो से आई है रेजोल्यूशन, तो ये लीगल रेजोल्यूशन है, सिंपल एज दैट। इसलिए बात यह है ना कि अब एक सारी सिटिंग में सारा कुछ तो हुजूर नहीं जा सकता, जो जा सकता है वो चला जाएगा, बाकी मेहनत दौड़ अपनी अपनी। अच्छा, वो कहते हैं कि जी मेरे पास रेजोल्यूशन है और मैं ये कर सकता हूं। अच्छा, दूसरा ये देखिए, ये सारी बातें लिखने के कुछ और मकासद भी होते हैं। अब फर्ज कीजिए अभी पीछे कितनी रिप्रेजेंटेशंस आई हैं, ये जितनी बातें मैंने अब तक पढ़ी हैं, टेक्निकली दीज वर रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय दी ऑस्टेंसिबल ओनर। वो मालिक बाहर नजर आ रहा, उसने कहा मैं मालिक भी हूं, मैं कब्जे में भी हूं, मुझे कंपनी ने इख्तियार भी दिया हुआ है, मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। ये सब बातें एक्चुअली अगर गलत साबित होंगी, if they are not representations, they are misrepresentations, will be used against this gentleman and company maybe as well, है ना। ये आप क्यों लिखवा रहे हैं बार बार? कल को आपका डैमेजेस का सूट हो सकता है, कल का आपका क्रिमिनल हो सकता है कि अगर ये सब बातें गलत हैं और फ्रॉडलेंट हो रही थी सारी ट्रांजैक्शन, देन यू कैन कम अप विद दैट। ये क्यों बार बार लिखवाया जा रहा है? These are all actually undertakings, these are all representations. And anything which is wrong is a misrepresentation and amounts to fraud. Then फिर मामला आगे जाएगा। ये बातें बार बार उससे लिखवाई जा रही हैं, मैं मालिक भी हूँ, मुझे पास इख्तियार भी है, मुझे ये भी है, इसमें से कोई बात गलत होगी you'll be able to ask him। अब वो कहता है जनाब ये बै फरोख्त करने का कुली इख्तियार हासिल है, कोई अमर माने ना है, लिहाजा अब इसका आखिरी हिस्सा शुरू हुआ। अपने आप को स्टैब्लिश किया, कहता है अब लिहाजा अब मैसर्स फलां फलां मस्कूरिया ने बजरिया डायरेक्टर, रिपीट कर रहा है, ये सिर्फ इतना पोर्शन भी पढ़ेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। डायरेक्टर सालम जायदाद कमर्शियल प्लॉट नंबर सो एंड सो, फिर रिपीट कर रहा है, लाहौर बमा 4 दीवारी, बमा कनेक्शन हाई बिजली, पानी सुई गैस चालू हालत, व सिक्योरिटी हाई, हमा किस्म बमा जुमला हकूक दाखिली खारजी ज़ाहिरी बातनी, बमा हकूक मलकियती मुंतकली रिहायशी और तामीरी, बमा हक रास्ता व राह गुजर वगैरह गर्जे के, बमा जमी हकूक। ये सारा कुछ मैं क्या बोलता जा रहा हूं भाई? ये मतलब ग्रीक फारसी है, पर्शियन है, क्या कह रहा हूं मैं? कहना क्या चाह रहा था? थोड़े से राइट्स को डिफाइन कीजिए, कुछ इसके कुछ मखसूस नाम है। कंस्ट्रक्शन का राइट रखते हो बाद में, और एंट्रेंस का राइट रखते हो, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का मुकम्मल हक रखते हो। भाई ईजमेंट के राइट्स भी दिखाई दे रहे हैं, ईजमेंट दाखिली खारजी, रास्ते के हक, राह गुजर के हक, पानी का हक, बिजली का हक, खुली हवा का हक, हर वो हक जो बतौर मालिक मुझे हासिल था वो मैं बेच रहा हूं। मैं इनमें से कोई भी हक अपने पास रिटेन नहीं कर रहा। आई एम सेलिंग दिस प्रॉपर्टी एंड आई एम सेलिंग इट विथ ऑल पॉसिबल राइट्स अटैच्ड टू इट।
वॉट एवर दे मे बी। कुछ को गिना दिया है और कुछ को गिनाने के बाद देखिए फिर एक ब्लैंकेट क्लॉज आई, आपने देखा, वो कहता है वगैरह गर्जे के बमा हकूक जमी जामिया हकूक ऑल कॉम्प्रिहेंसिवली आपको दे दिए। यहां पे ये है। और कैसे, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर आ रहा, जरा देखिएगा, जो कि कंपनी मस्कूरा को तारीख हमरोजा बाबत जायदाद प्लॉट मस्कूरा हासिल और मैसर है, ऑल गिवन टू यू बाकायमी होशो हवा से खमसा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। व्हाट इज हवा से खमसा? 5 सेंसेस तमाम की तमाम काम कर रही हैं। कौन सी है 5 सेंसेस? दैट्स राइट, इट मीन्स आई एम इन ऑल माय सेंसेस, और मुझे पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मैं बेच रहा हूं, बेचने के बाद मैं मालिक नहीं रहूंगा, दिस पर्सन विल बिकम द ओनर एंड देन आई विल हैव नो राइट व्हाटसोएवर लेफ्ट इन दिस प्रॉपर्टी। बाकायमी होशो हवा से खमसा बिला किसी जबरो इकरा बाखुशी रजामंदी खुद फरोख्त करने का मुआहदा बे बिल इव्ज बिल मक्ता मुबलिक फलाफल। अच्छा, अब जरा दूसरे एक्सप्रेशन को भी देखें, बिला किसी जबरो इकरा। क्या याद आ रहा है सारी बात से? शाबाश, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं मिलेंगी, बुनियादी कानून में मौजूद हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, वैलिड ऑफर करने वाला, वैलिड एक्सेप्टेंस देने वाला, ये चीजें रखेगा, उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोर्सिव वो नहीं होगा, वो नशे में नहीं होगा, उसके सेंसेस पूरे काम कर रहे होंगे, वो माइनर नहीं होगा, इंसॉल्वेंट, सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। वो कहता है कि इसके बाद मैंने ये इतनी अमाउंट, नीचे अब आप देखिए, अब आ गया कंसिडरेशन पॉइंट, मुआहिदा बे बिलव्स इतने करोड़ माँ हमरा इतने, मैंने और आगे लिख दिया कि मैंने कहां कहां किस बैंक से, नेक्स्ट पेज, नंबर मोरखा फला बैंक बतौर टोकन अजाम मुश्तरियान मस्कूर वसूल कर लिए हैं। अर्नेस्ट मनी ले ली है मैंने। लफ्ज़ टोकन मार्केट में इस्तेमाल होता है, टेक्निकली इट्स अर्नेस्ट मनी। पार्ट कंसीडरेशन वसूल है, ये कंसीडरेशन फाइनल हुई है, पार्ट कंसीडरेशन वसूल है। यही वो चीजें हैं जो इसको एमओयू से निकालकर बाकायदा एग्रीमेंट टू सेल बना रही हैं। हर चीज डिफाइन हो गई, क्या बेचा जा रहा है, किसको बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, पार्ट पेमेंट वसूल हो गई है, राइट्स क्रिएट हो गए। यानी जो एक इस प्रॉपर्टी को खरीदने का जो प्रेफरेंशियल राइट है हासिल हो गया ना। मैंने ये नहीं कहा कि प्रॉपर्टी उसकी हो गई, मैंने ये भी नहीं कहा कि प्रॉपर्टी पर राइट क्रिएट हो गया, मैं प्रेफरेंशियल राइट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके ये प्रॉपर्टी मैं ले सकूं, क्रिएट हो गया। या किसी और के पास जाने से पहले मेरे पास आएगी। जी जनाब, डिसाइड हो सकती है, वो पेमेंट नहीं हो रही होती ना। आप डिसाइड तो कर लेते हैं कि इसको लॉक कर लेते हैं, मगर आप उसका पार्ट पेमेंट नहीं ले रहे होते, फिर आप बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे होते हैं कि ये ओनली फॉर बेबी ड्यू डिलिजेंस है, आपने भी प्रॉपर्टीज को देखना है हमने, और अगर ये प्रॉपर्टीज हमें नहीं समझ आएंगी इतने अरसे में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में देखेंगे, एंड देन अगर नहीं समझ आती तो बोथ पार्टीज विल बी अब्सॉल्व फ्रॉम एनी लायबिलिटी, वो उनका कुछ भी नहीं होगा। इट इज दैट दिस डॉक्यूमेंट MOU विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीमेंट। उसकी तो वर्डिंग ही, और इसकी वर्डिंग की मजबूती देखी है आपने, कितना कॉन्क्रीट अंदाज में बात की जा रही है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इतना क्लैरिटी के साथ सामने आई है कि आप जाएंगे कहां। MOU में ये नहीं होगा, वहां उलट होगा, वहां लिखा होगा कि ये जो हम तहरीर कर रहे हैं ये एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक यादाश्त है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मेमोरेंडम को उर्दू में यादाश्त कहते हैं ना, मुआहिदा नहीं है। तो यहां उसने कहा जनाब इतने पैसे वसूल कर लिए। अब तीसरी चौथी लाइन से पढ़ रहा हूं, बतौर पेशगी ज़रे बयाना पेशगी अर्नेस्ट मनी एज अज़ा मुश्तरियान मस्कूरान रूबरू गवाहान जेल, नीचे के जो गवाहान के नाम लिखे में वसूल पा लिए हैं। इस तरह बाया को तारीख अमरोज कुल पेशगी ज़रे बयाना मुबलिक इतने मुश्तरियान अज़ा मुश्तरियान वसूल हो गए हैं। अब आ गई बात, इतने वसूल हो गए। अब आगे दूसरा पार्ट,
ये कि बकिया रिमेनिंग ज़रे बै कंसिडरेशन अमाउंट इस ज़रे बै ज़र पैसे को कहते हैं, दौलत में से मुश्तरियान मस्कूरान मुबलिक इतने करोड़ रुपया आज तहरीर हज़ा से 10 यौम के अंदर बाया मस्कूर को जमा करेंगे। अब देखें ना, पूरा स्केड्यूल ऑफ पेमेंट आ गया, इतने वसूल कर लिए हैं, इतने 10 दिन के बाद वसूल करूंगा। अच्छा, फिर नंबर 3 यह कि बाकी मानदा ज़रे बै मुबलिक इतने करोड़ बवक्त तकमीलो तस्दीक बैनामा अज़ा मुश्तरियान मस्कूरान वसूल किए जाएंगे। उसने कहा और रिमेनिंग अमाउंट जब मैं सेल डीड लिख कर दे रहा हूंगा, जब ये डॉक्यूमेंट फाइनल हो रहा होगा, ये वाला नहीं, सेल डीड का अगला डॉक्यूमेंट मैं इकरार कर रहा हूं कि मैं वो डॉक्यूमेंट दूंगा, वो बाकी पैसे उस वक्त दिए जाएंगे। अभी ले लिए हैं, कुछ 10 दिन के बाद लूंगा, और बाकी एट द टाइम फाइनल सेटलमेंट के दिन इस हाथ साइन होंगे, इस हाथ पैसा दिया जाएगा। लास्ट 10 मिनट्स प्लीज। क्या सर जी? लास्ट 10 मिनट्स प्लीज। लास्ट 10 मिनट सर। नंबर 4 ये कि मयाद रजिस्ट्री, अब जो बात हो रही थी कितने अरसे में बैनामा बराए तकमील तस्दीक आज मुर्खा फलां से लेकर फलां तारीख तक या इससे बेशतर तय पाई है, कट ऑफ डेट ये एग्रीमेंट टू सेल के इंग्रेडिएंट्स में से है, या हैपनिंग ऑफ द इवेंट लिखें, या डिफाइन करें कि कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन जिक्र जरूर करें, बताएं कि क्यों, कब। उसने कहा उस वक्त तक करवा लेगा। इस अरसे के दौरान मुश्तरियान बकिया ज़रे बै की अदायगी करके दस्तावेज बेनामा की तकमील और तस्दीक अपने नाम या किसी दीगर के नाम करवा लें। अब यहां फिर देखें एक और ट्विस्ट आ गया। उसने कहा बाय दैट डेट, बाय और बिफोर पैसे लाएं, अपने नाम करवा लें। अपने नाम नहीं करवाना, किसी और के नाम करवा लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन कि अगर मीन वाइल ये किसी और को के साथ एग्रीमेंट कर ले, मुझे मेरे पैसे फलां तारीख से पहले पहले दे दें, एंड इफ दे विल रिक्वेस्ट मी दैट वी हैव असाइंड आवर राइट टू दैट जेंटलमैन बी, दैट बी विल हैव ऑल द राइट्स जो ए को हासिल है, मैं उसके नाम कर दूंगा सेल डीड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शख्सियत के साथ, मुझे आपका ही होना जरूरी नहीं है। आप किसी तरफ भी पॉइंट आउट कर दीजिए, आई विल गिव इट टू हिम, फेयर एनफ, आप बेच सकते हैं। ये वो कारोबार है जो आपके यहां चारों तरफ दिखाई देता है कि एक एग्रीमेंट होता है, फिर उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर एक और एग्रीमेंट होता है, फिर उसकी बुनियाद पर एक और एग्रीमेंट होता है। हर आदमी थोड़े थोड़े पैसे उसमें काटता जाता है और देखता है कि यार इसको मैं फर्दर कितना महंगा बेच सकता हूं। ओरिजिनल आदमी मगर बाउंड रहता है कि वो वही पैसे लेगा जो पहले एग्रीमेंट में उसके साथ लिखे हुए हैं, और उसके बाद लास्ट आदमी को वो सेल डीड करके देने का पाबंद होगा। ही कांट से दैट कि माय एग्रीमेंट वाज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं है, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आपने खुद ही हटा दिया। यहां यह भी लिखा जा सकता था कि इसी के नाम करूंगा, जब यह लिखा होता कि इसी के नाम करूंगा फिर इसी के नाम होता, मगर लिखा नहीं। उसने कहा अपने नाम या किसी दीगर के नाम करवा दे, बाया को कोई एतराज ना होगा। अब लास्ट लाइन पीनल क्लॉज एंड देन विल बी डन, यह कि अगर मुश्तरियान मस्कूरान अंदर मियाद बकिया ज़रे बै बाया को अदा करने से कासिर, यानी टाइम पूरा हो गया, पैसा पे नहीं हुआ, तो भाईजान मैं क्या करूंगा, तो मुश्तरियान मस्कूरान को अदाशुदा ज़रे बयाना बहक बाया जब्त कॉन्फिस्केट हो जाएगा। जो वो पैसे पहले दिन उन्होंने अभी दिए थे ना, और 10 दिन के बाद भी जो दिए होंगे, वो सब पैसे कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, फॉरफीट हो जाएंगे। जब्त करार देकर सौदा मुआहिदा बै हज़ा मनसूख तसव्वुर होगा। यह कि अगर बाया बकिया ज़रे बै वसूल करने और जायदाद प्लॉट मस्कूरा बाला मुश्तरियान या फला फला को नामजद को नहीं देंगे, तकमील तस्दीक बयानामा करवाने से इनकारी या लैतो लाल से काम करेंगे, तो उस सूरत में बाया वसूल शुदा ज़रे बयाना से दुगनी रकम यानी पीनल क्लॉज इज देयर। अगर वो नहीं करेगा तो जो पैसे वसूल कर चुका है उसके डबल अमाउंट वापस करेगा, एज कॉम्पनसेशन, एज डैमेजेस, एज हरजाना। लीजिए सर, ये क्रक्स है।
बाकी कहानी आसान है। अब आपको एक लम्हे के लिए मैं सेल डीड पे ले जाऊं, क्योंकि इससे ज्यादा का वक्त नहीं रहा। आप महसूस कर रहे हैं असल डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू सेल है, हर चीज डिसाइड हो चुकी है, पैसे भी, तरीकाकार भी, प्रॉपर्टी भी, बेचने वाला भी, खरीदने वाला भी। इसका मतलब है कि जो सेल डीड होगी वो एक बहुत आसान डॉक्यूमेंट होगा इसके मुकाबले में। वहां तो सिर्फ यही लिखा होगा ना कि हमने एक एग्रीमेंट किया था, उसके तहत मैं इतने पैसे दे चुका हूं, इतने में आज दे रहा हूं और ये सेल डीड साइन हो रही है। अब आप महसूस कर रहे हैं दैट डॉक्यूमेंट इज कंपैरेटिवली मच इजियर देन दिस डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को तो सिर्फ एक फाइनल शेप ही देनी है ना, उसमें तो सिर्फ यह बताना है कि जो जो बातें एग्रीमेंट टू सेल में हमने डिसाइड की थी तमाम पूरी कर दी हैं, और पूरी कर दी हैं तो पूरा आज मैं सेल डीड इस आदमी को दे रहा हूं और इसके बाद मेरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा, एज आई कमिटेड इन एग्रीमेंट टू सेल। तो गौर कीजिए भाई, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाकर गौर करने वाला डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू सेल है, जहां टर्म्स एंड कंडीशंस सेटल डाउन की जा रही हैं। सेल डीड इज कंपैरेटिवली इजी है, वहां तो करना ही कुछ नहीं है, दोबारा थोड़ी डिसाइड होना है कुछ, तो सिर्फ एग्जीक्यूशन होनी है ना। फिर तो जो लिखा हुआ है वो लिखा जाना है कि जो जो लिखा गया था, जो जो तय हुआ था, तमाम शराइत पूरी हो गई तो मैं एग्रीमेंट के मुताबिक ये प्रॉपर्टी इनको दे रहा हूं, नथिंग एल्स, नथिंग टू बी एडेड। बुनियादी डॉक्यूमेंट ये है। तो जो आदमी एग्रीमेंट टू सेल को इंतहाई एहतियात के साथ, इंतहाई क्लैरिटी के साथ नहीं बनाएगा, उसकी सेल डीड भी डिफेक्टिव होगी और सिविल कोर्ट के चक्कर भी बेशुमार ही लगेंगे। आखिरी बात जाते जाते कि अगर आप मेहरबानी फरमाए, पिछले कुछ अरसे से जब आप इसका स्टैम्प पेपर निकालेंगे तो वहां आपको एक तहरीर नजर आएगी कि अंडर सेक्शन 17 दिस एग्रीमेंट टू सेल हैज बिकम अ कंपल्सरीली रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट, इसको रजिस्टर करवा लीजिएगा। जब आप इसको रजिस्टर करवा लेंगे तो बोथ द पार्टीज विल हैव नो चांस टू रिगल आउट कि ये बात तय हुई थी कि नहीं हुई थी, बिकॉज देन प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ इज अटैच्ड विद दैट डॉक्यूमेंट। तो मैंने आखिरी बात फिर अर्ज कर दूं, सेल डीड इज नथिंग, एग्रीमेंट टू सेल बुनियाद है हर चीज की। जिसका ये ठीक होगा, सेल डीड इज जस्ट एन एग्जीक्यूशन ऑफ वट एवर हैज बीन डिसाइडेड इन दैट एग्रीमेंट। रहे नाम अल्लाह का। यार इख्तिताम के अंदर देखिए, तमाम दोस्तों को ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आप, दिस इज़ वेयर तमाम कवानीन आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि जी आसान तरीका है, चेंबर वर्क वगैरह मैं बीच में कर लूँगा और कन्वेंसिंग में जाऊँगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके सामने ये चीज़ नज़र आ गई हुई है। लिटिगेशन के अंदर तो आप लिमिटेड नुक्तों के ऊपर करते हैं, मगर अगर आपको कन्वेंसिंग आती है तो आप लिटिगेटर भी बड़े ज़बरदस्त बन सकते हैं, बिकॉज आप एक एक लफ्ज़ को पकड़ के उसके ऊपर 18 नुक्ते निकाल सकते हैं, 18 डायरेक्शंस के अंदर ले जा सकते हैं। तो इसको समझना ये सारे के सारा है। एक चीज़ मुझे वैसे कभी भी समझ नहीं आई कि मेरे भाई जितने पैशन के साथ कानून के बारे में बीच में बात कर रहे होते हैं और तबीयत इनकी मुकम्मल तौर पे शायराना है, और मुनीर नियाज़ी साहब के साथ, जॉन एलिया के साथ और इनकी दोस्ती और इनके साथ और शायरी वगैरह करके, बट वंस अगेन शायद पैसे मिलते हैं कुछ इस तरीके से दबा करके आपके सामने, तमाम दोस्तों के सामने हम ये कर रहे हैं कि आपकी तबीयत आपकी जिस नौयत से मर्जी हो, यू हैव टू बी प्रोफेशनल अबाउट व्हाट यू डू, यू हैव टू हैव अ लेवल ऑफ एक्सेलेंस। और आपने हमारे भाई के बारे में ये चीज़ भी देखी, वी आर प्रेजेंटिंग हिम एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलेंस इन दिस प्रोफेशन एज वेल, कि बी लाइक फैसल हनीफ, जब काम और जब ये चीज़ें वगैरह हैं तो एक जगह पे ज़ुबान नहीं लड़खड़ाती, और द एबिलिटी विद दिस पर्टिकुलर थिंग इसके ऊपर आपके सामने मौजूद है। हर चीज़ का कौन सा कानून होता है, 2 सफ़े 3 सफ़े ये पढ़ के, ये स्लाइड्स करके, सेल डीड करके करेंगे तो आप बैंकिंग के भी माहिर हैं, प्रॉपर्टीज़ के, आप लिटिगेशन के अंदर भी माहिर हैं। आपको इतने नुक्ते मिलेंगे इस्तेमाल करने के लिए, किसी की ट्रांजैक्शन तोड़ने के लिए, लिटिगेट करने के लिए, वे आउट निकालने के लिए, कि आप छा जाएंगे हर जगह के ऊपर। तो तहे दिल से हम फैसल हनीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात ऐड कर दूं, मैं तो इस पर बल्कि हैरान हूं इतने साल की प्रैक्टिस करने के बाद
कि वो जो शुरू में मैं ट्रायल किया करता था विदाउट नोइंग ऑल दिस, मैं क्या करता था। यानी एक आदमी को डॉक्यूमेंट का पता ही नहीं और वो सिविल कोर्ट में ट्रायल में उस डॉक्यूमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। मेरी तो समझ से बाला तार है कि विदाउट नोइंग ऑल दैट वो उसको क्या तोड़ता होगा और क्या बनाता होगा। तो जो अहमद भाई ने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये इस रास्ते से गुजर कर ही लिटिगेशन में आप जा सकते हैं। देयर इज नो अदर वे आउट। सर अख्ताम में मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, सर हमारी एक फॉर्मेलिटी होती है, ग्रुप फोटो सामने की साइड के ऊपर हो जाए आज। फैसल भाई सो काइंड ऑफ यू, शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच। नोनारी साहब भी आ गए हुए हैं, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर शॉर्टली सर।